एक बहुत अंधेरी रात है जहाँ पे चारों तरफ सिर्फ टेंट लगे हुए हैं और बहुत सारे सोल्जर्स आसपास घूम रहे हैं। एक टेंट के अंदर का जब हम सीन देखते हैं तो एक बंदा बैठा होता है जिसके हाथ में स्वॉर्ड होती है और वो अपनी स्वॉर्ड को साफ करते हुए कहता है कि ये स्वॉर्ड मेरी लॉयल्टी का प्रूफ है। इस स्वॉर्ड की मदद से मैंने खुद को पूरी तरीके से लॉर्ड एटलस को डेडिकेट कर दिया है। मेरी एंटायर एग्जिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ इस स्वॉर्ड पे डिपेंड करती है। इस स्वॉर्ड की जिनके प्रति लॉयल्टी है उस पर डिपेंड करती है। और हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर जो कि ये सारी बातें बोल रहा होता है। तभी उसको बाहर से एक आवाज़ आती है कि जेनो। वहाँ पे एक आदमी आता है और हम देखते हैं कि वो आदमी जेनो से कहता है कि कल हम लोग सुबह सुबह मार्च स्टार्ट कर देंगे, मतलब जहाँ भी इन्हें अटैक करना होता है। और ये इसको ऑर्डर देता है कि तुम वैनगार्ड वाली टीम को लीड करोगे और सेंटर में रहोगे एनिमी लाइंस की, और तुम्हें पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। जो एनिमी जनरल है गैरजस उसको मार के आना, और हमारी फैमिली की ग्लोरी के लिए तुम्हें ये सब कुछ करना ही पड़ेगा। वो बोलता है कि इनकी फैमिली का नाम आर्कलाइट है। और जो जैनो है वो कहता है कि मैं बिल्कुल भी फेल नहीं होऊंगा, आप मेरे ऊपर सारी की सारी जिम्मेदारी छोड़ दीजिए। जैनो हमें बताता है कि इस पूरी दुनिया में उसका कोई भी नहीं है। एक बर्फीली रात में जब वो अकेला सिर्फ मौत का इंतज़ार कर रहा था, उस समय पर लॉर्ड एटलस ने इसकी जान बचाई थी और उन्होंने मुझे जीने का एक नया रास्ता दिया था। और उसके बाद से मैंने अपनी पूरी लाइफ लॉर्ड एटलस के लिए डेडिकेट कर दी। वो जैसा जैसा कहते गए मैं वैसा वैसा करता गया। और अभी प्रेजेंट सीन में अब जेनो लॉर्ड एटलस को बोलता है कि अभी भी आपके जो ऑर्डर्स हैं मैं उनको पूरी तरीके से फॉलो करूँगा। और फिर उसके बाद लॉर्ड एटलस वहाँ से चला जाता है। सीन ड्रॉप होता है और हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन जहाँ पे जेनो फाइट करना शुरू कर देता है। और वो बिना आंखें झपकाए एकदम एक कोल्ड फॉर्म में सारे के सारे एनिमीज़ को मारे जा रहा होता है। और उसने ज़मीन पर लाशें बिछा दी होती है और उसकी टीम कहीं ना कहीं उसके आगे होती है। अब हम देखते हैं कि वहाँ पे और भी ज़्यादा एनिमीज़ आ जाते हैं और ये इतने ज़्यादा होते हैं कि इनको देखकर जेनो बोलता है कि मुझे इन सभी को ख़त्म करना पड़ेगा। जेनो मन ही मन में कह रहा होता है कि मेरी पूरी की पूरी लाइफ आर्कलाइट फैमिली की सेवा में चली गई है, और इस आर्कलाइट फैमिली के लिए मेरे पास जो कुछ भी है मैं उस सब को दांव पे लगाने के लिए तैयार हूँ। इवन मैं अपनी डेथ को भी बहुत इजीली एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। मेरी जो स्वॉर्ड है वो मेरी लॉयल्टी का प्रतीक है और मैं अंतिम दम तक अपनी लॉयल्टी को प्रूव करूंगा। और ऐसा कहते कहते वो सारे लोगों को मारे ही जा रहा होता है, सारे लोगों को मारे ही जा रहा होता है। उसको देखकर लोग बोल रहे होते हैं कि इसकी स्वॉर्ड तो सच में मॉन्स्टर वाली स्वॉर्ड है, ये स्वॉर्ड ऑफ आर्कलाइट है। अब जेनो फाइट करते करते एकदम से रुक जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है, और ये बहुत तेज़ का निकलता है। और जेनो को रियलाइज़ होता है कि यहाँ पे अभी और ज़्यादा सोल्जर्स आ रहे हैं इसके पास। और जेनो देखकर बोलता है कि ये बुरी कंडीशन है, अब मैं अपनी पावर को सिर्फ एक बार और यूज़ कर पाऊंगा। कुछ पावर होती है इसकी जेत्सुई नाम से। वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी पूरी की पूरी पावर यूज़ कर डालूंगा। हम देखते हैं कि पीछे से एक माउंटेन क्लिफ पे लॉर्ड एटलस ये सब कुछ देख रहा होता है, ये जेनो फाइट कर रहा है। और जेनो बोलता है कि ठीक है, अगर उनको यही मंजूर है कि मैं उनके लिए फ़ाइट करूं, तो मैं अपनी जीवन को दांव पे लगा के इनसे फ़ाइट करूंगा। ये सब मैं सिर्फ लॉर्ड एटलस के लिए कर रहा हूँ। वहीं पीछे से हम देखते हैं कि लॉर्ड एटलस इसे देख रहा होता है और इसको देखकर वो बोलता है कि इसके अंदर से वही गोल्डन लाइट दोबारा निकल रही है जिसको कि मैं इतने समय से सप्रेस करते हुए आया हूँ। वो अब टाइम आ गया है कि मैं ये मेक श्योर करूं कि ये टूल मेरे हाथ से निकल ना जाए, क्योंकि अगर इसकी ये पावर एक बार इसके हाथ में आ गई तो ये मेरे ऊपर ही कहीं ना कहीं सप्रेस कर सकती है। और वो अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि जाओ उसको मार डालो, मतलब कि एटलस जेनो को मारने का ऑर्डर देता है। और हम देखते हैं कि जेनो के अंदर की पावर एक्टिवेट हो रही होती है, लेकिन तभी वो रियलाइज़ करता है कि उसको तो कोई और पावर जकड़े जा रही होती है। और ये पावर का अटैक किया होता है पीछे से लॉर्ड एटलस ने, और उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर इसी के सोल्जर्स इसके ऊपर अटैक क्यों कर रहे हैं, इसी के ऊपर अपनी पावर्स का यूज़ क्यों कर रहे हैं। उसको बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा होता है और वो सिर्फ कमज़ोर होता जा रहा होता है। तभी अचानक से एक बंदा आता है उसके सामने और उसके सर पे कुल्हाड़ी से मारते हुए बोलता है कि यू मॉन्स्टर, अब तेरी मरने की बारी आ गई है। और वो इतनी तेज़ की कुल्हाड़ी मारता है कि जेनो का एक हाथ कट जाता है। और वो बंदा जेनो को बताता है कि ये सब कुछ हमारी तुम्हारे मास्टर के साथ डील हुई थी, अगर तुम और ज़्यादा फाइट करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, लेकिन याद रहे
कि तुम्हारी कंडीशन अभी ऐसी है कि तुम्हारे आगे कुआं और पीछे खाई है, तुम हमसे भी मरोगे और अगर अपने मास्टर के पास जाओगे तो उनसे भी मरोगे। इसको जैनो को बिल्कुल भी समझ नहीं आता है कि लॉर्ड एटलस ने आखिर इसको मरवाने की ऑर्डर क्यों दिए। वो कहता है कि आखिर इस सब का क्या मीनिंग है। तभी वहां से चलता हुआ लॉर्ड एटलस उसके सामने आता है और उससे बोलता है कि जैनो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारा रोल, ये सब कुछ यहीं पे ख़त्म होता है। जैनो बोलता है कि लॉर्ड एटलस, नहीं, आपने ऐसा क्यों किया? आपको मैं अपना फादर जैसा मानता हूँ, मैं आपको अपने फादर से भी ज़्यादा बढ़ के अहमियत देता हूँ। लेकिन तभी एटलस उससे बोलता है कि तुम सिर्फ एक ऑर्फेन हो, तो अपनी औकात मत बोलो। वो बोलता है कि मैंने तुम्हें कभी भी अपने बेटे जैसा ट्रीट नहीं किया, मैंने तुम्हें सिर्फ हमेशा एक टूल की तरह यूज़ किया है। उस बर्फीले दिन, जिस दिन मैंने तुम्हारी मरती हुई आंखें देखी, तो उस दिन मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं तुम्हें टूल की तरह यूज़ कर सकता हूँ और तुम्हें अपना फाइनेस्ट टूल बना सकता हूँ। और तुम्हें जीने के लिए मैंने एक रीज़न दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम टूल से बढ़ के हो। उस दिन तुमने जो अपनी लॉयल्टी प्रूफ करी थी, जो लॉयल्टी की प्लेज ली थी, वो लॉयल्टी एक कुत्ते वाली लॉयल्टी थी और तुमने उसको बखूबी निभाया। तुम एक कन्वीनियंट स्वॉर्डमैन बने और तुमने वो हर चीज़ करी जिसकी मुझे ज़रूरत थी। लेकिन दिक्कत ये थी कि एक टूल होने के लिए तुम कुछ ज़्यादा ही वेल मेड थे। तुम्हारे अंदर एक एबनॉर्मल राय की पावर है, मतलब बेसिकली कुछ स्पिरिचुअल पावर होती है जो कि इसके अंदर होती है। और चाइल्डहुड से ही मैंने वो हर कोशिश करी जिससे कि मैं तुम्हारी उस पावर को सप्रेस कर सकूं। और मैं तुम्हें स्टार्टिंग से ही वो पिल्स भी खिलाते रहा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो राय की अपनी लिमिट पे पहुंच गई है। और फाइनली वो अगर तुम्हारे हाथ में आ गई तो तुम मुझे भी ओवर पावर कर सकते हो, और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे टूल ना रहो। तो इसीलिए तुम्हारा ये एंड ज़रूरी था। इससे पहले कि तुम मेरे खिलाफ जाओ मुझसे भी ओवर पावर होके, तो मुझे तुम्हारा एंड कर देना ही ज़रूरत है। और वैसे भी एक टूल की यही हैसियत होती है। जैनो को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा होता है कि एटलस ने इसके साथ ऐसा किया, उस एटलस ने जिसका कि ये शुरुआत से वफादार था। जैनो एकदम चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं होगा, मैं आपको कभी भी बिट्रे नहीं कर सकता, आखिर मैं आपको क्यों बिट्रे करूँगा। लेकिन तभी एक बंदा उसके ऊपर दोबारा से कुल्हाड़ी मारते हुए उसका दूसरा हाथ भी काट देता है और बोलता है कि अपना मुंह बंद रखो। एटलस बोलता है कि जैनो, मैंने तुम्हें ये जो नेम दिया है जैनो, इस नेम का मीनिंग होता है हमारे फैमिली में एक ऐसा व्यक्ति जो कि एक डिस्पोजेबल स्वॉर्ड की तरह होता है, यानी कि यूज़ एंड थ्रो, अपना फ़ायदा निकालो और फिर डिस्पोज कर दो। और जब वो ऐसा बोलता है तो उसके जितने भी सोल्जर्स आसपास खड़े होते हैं वो सब बहुत ज़्यादा हंसने लग जाते हैं और जैनो का मजाक बनाने लग जाते हैं। जैनो अपना सर ज़मीन पे मारते हुए बोलता है कि मेरी ये लाइफ, मेरी ये स्वॉर्ड, मैंने ये सब कुछ आपको डेडिकेट किया था, मैंने ये पूरा जीवन आपके लिए जिया, लेकिन आपने मेरे साथ ऐसा किया। और ऐसा कहते कहते जैनो अपने मुंह से अपनी स्वॉर्ड पकड़ता है और उस स्वॉर्ड को ज़मीन में रखते हुए अपने मुंह को इतनी तेज़ ज़मीन से पटकता है कि उस स्वॉर्ड से उसका पूरा मुंह कट जाता है। जिस बंदे ने उसके हाथ काटे होते हैं वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ करके तुम मुझे डरा दोगे? तुम सिर्फ एक मॉन्स्टर हो। वही पीछे से एटलस बोलता है कि तुम्हारी लाइफ में मैंने जो पर्पस दिया था, अब मैं ही तुमसे वो पर्पस छीन रहा हूँ, तो मेरे हाथ में ये सब कुछ है, अब तुम्हें मर जाना चाहिए। और ऐसा कहते कहते वो जैनो को मारने का ऑर्डर दे देता है और फाइनली जैनो मर जाता है। और मरते मरते जैनो कह रहा होता है कि इस अर्थ में मैं जिस चीज़ के लिए जी रहा था उसी ने मुझे बिट्रे किया। और ऐसा कहते कहते जैनो की डेथ हो जाती है। और जब वो मरता है तो उसको फील हो रहा होता है कि उसको कुछ अजीब सी वार्म सी फीलिंग आ रही है। वो कहता है कि क्या मैं आफ्टर लाइफ में आ गया हूँ, क्या ये डेथ के बाद का सीन है? अब तभी अचानक से उसकी आंखें खुलती है और वो अपने आगे क्रेस्ट देखता है, मतलब कुछ ऐसे साइन टाइप का देखता है, सिंबल देखता है। और उसको देखकर वो कहता है कि ये एलिमिनिस्टर फैमिली, जो कि कॉन्टिनेंट की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नोबल मेज फैमिली है, ये तो उनका सिंबल है। और अब वहाँ पे एक लेडी बोलती है कि ओह, तो फाइनली तुम उठ गए माय स्वीट लिटिल बेबी। और हम देखते हैं कि उसकी जैसी आंखें खुलती है तो वो अपने आप को एक ह्यूमन फॉर्म में पाता है जो कि एक बच्चे की बॉडी में होता है। वो शॉक होता हुआ कहता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, आखिर मैं इस बॉडी में कैसे आ गया। और फाइनली उसको रियलाइज होता है कि डेथ के बाद उसका रीबर्थ हुआ है। अब हमें थोड़ा सा इस कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड के बारे में बताया जाता है। हमें पता चलता है कि ये जो अम्पायर है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला एम्पायर में आर्कलाइट फैमिली,
वो फैमिली जिनके लिए स्वॉर्डमैनशिप सब कुछ है और उनकी मेन पावर स्वॉर्डमैनशिप में लाई करती है। और पिछली लाइफ में जेनोस वहीं आर्कलाइट फैमिली का था, एटलस भी आर्कलाइट फैमिली का था। और तो दूसरी फैमिली है वो है एल्मिनिस्टर फैमिली। और एल्मिनिस्टर फैमिली की मेन जो मतलब मेन चीज़ है वो मैजिक है, और वो बहुत हाईएस्ट रिगार्ड रखते हैं मैजिक में। और अभी प्रेजेंट टाइम में जेनो जहाँ रीइंकारनेट हुआ है वो एल्मिनिस्टर फैमिली है। हमें पता चलता है कि एल्मिनिस्टर फैमिली के जो फाउंडर हैं उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने मैजिक से सिर्फ एक सिंगल चैंट में पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट की रचना करी थी, और उन्होंने इस कॉन्टिनेंट का निर्माण किया था। उनके अंदर इतनी अमाउंट ऑफ राइकी थी। राइकी बेसिकली यही जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है, मैजिक टाइप होता है, कि वो सन को भी राइवल कर सकते थे, वो सूरज को टक्कर देते थे उस पावर में। और ये सब कुछ सोचता हुआ जेनो कह रहा होता है कि ये कितना ज़्यादा आयरॉनिक है। मैंने अपनी पूरी प्रीवियस लाइफ एक ऐसी चीज़ में डेडिकेट करी जो कि स्वॉर्डमैनशिप थी, और स्वॉर्डमैनशिप को मैंने अपनी पूरी लाइफ बना लिया था। लेकिन अब जहाँ पे मैं रीइंकारनेट हुआ हूँ, जिस फैमिली में मैं बॉर्न हुआ हूँ, वो एकदम अपोजिट है। उनकी जो मेन मास्टरी है वो मैजिक में है। जेनो ये सब कुछ सोच रहा होता है, तभी अचानक से उसको कुछ सेंसेशन फील होती है। वो कहता है कि ये फीलिंग तो मेरी शरीर के अंदर बहती ओवरफ्लो करती एंडलेस राइकी की है। मतलब उसको अपनी बॉडी के अंदर से बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी फील हो रही होती है। वो कहता है कि मेरी ट्रू पावर, जिसको कि पास्ट लाइफ में एटलस ने सील कर दिया था, जिसको कि एटलस ने सप्रेस किया था, उस पावर को अब मैं फाइनली महसूस कर पा रहा हूँ। वो पावर मेरी फाइनली अनलीश हो गई है। इसका मतलब अभी प्रेजेंट टाइम में इसके अंदर इतना एनॉर्मस अमाउंट ऑफ, जिसको हम स्पिरिचुअल एनर्जी या राइकी बोल सकते हैं, वो है कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। और ये एकदम क्रूअल वाली स्माइल देते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है अभी भी भगवान ने मुझे अबेंडन नहीं किया है। वो बोलता है कि मेरे लिए अभी एक परफेक्ट एनवायरनमेंट भी है और एक परफेक्ट लीनिएज भी है, जहाँ पे मैं अपनी इनफाइनाइट राइकी का यूज़ कर सकता हूँ, और मैं इसको पूरी तरीके से यूज़ कर लूँगा और ये इंश्योर करूँगा कि मुझे मेरा रिवेंज मिले, मैं अपना बदला ले सकूं जो कि एटलस ने मेरे साथ किया था। इसके लिए मुझे स्टेप बाय स्टेप काम करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि मैं इस फैमिली की पूरी पावर को सीज करूंगा और उसको अपने हाथ में लाऊंगा, ताकि मैं सब कुछ कंट्रोल कर पाऊँ। लेकिन वो इतने बड़े बड़े सपने देख ही रहा होता है, तभी अचानक से उसके आसपास सारे के सारे जो नौकर होते हैं, कोई खिलौना, कोई कुछ खाने पीने का सामान, ये सब कुछ ले आया होता है और पूरी तरीके से जैनो की सेवा में लगे होते हैं। एक बंदा कहता है कि लॉर्ड, हमने आपके लिए बहुत सारी स्पेशल चीज़ें बनाई हैं। जैनो बताता है कि इसकी फैमिली इतनी ज़्यादा रिच है कि यहाँ जो इसके लिए एक स्पेशल खाना भी बनता है वो इस वर्ल्ड की सबसे क्रेजीएस्ट ट्री की जूस से डिराइव होता है, और ये उस बेबी फूड को बहुत ज़्यादा स्पेशल बना देता है। मतलब सच में इसमें बहुत एनॉर्मस लेवल ऑफ चीज़ें होती हैं। इस बॉडी में जहाँ पे जेनो का जन्म हुआ है, इस बॉडी में इसका नाम होता है लूसियस, और सब इसको लॉर्ड लूसियस करके ही बुला रहे होते हैं, और कोई ना कोई उसकी सेवा में लगा ही रहता है। एक रेड हेयर वाली नौकर इसके सामने आती है और कहती है कि हम आपके लिए जो भी कुछ बना रहे हैं उसमें स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं, उस पावर का यूज़ कर रहे हैं। और ये सब कुछ देखते हुए जेनो बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब अजीब सा रिएक्शन दे रहा होता है। अब तभी जो उसकी मॉम है वो कहती है कि सभी लोग शांत हो जाओ, तुम लोग लूसियस को परेशान कर रहे हो, देख नहीं रहे हो क्या उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है ना लूसियस। और लूसियस ऐसे हूँ सा रिएक्शन देता है। लूसियस मन ही मन में कह रहा होता है कि मैं अपनी प्रीवियस लाइफ में सिर्फ एक ऑर्फन था, और मैंने लोगों के द्वारा दिए गए अफेक्शन पे बिलीव किया था, मैंने एटलस के द्वारा दिए गए अफेक्शन पे बिलीव किया था, जिसका मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा। तो इस लाइफ में मैं ऐसे किसी भी टाइप के अफेक्शन के चक्कर में नहीं आने वाला हूँ, फिर वो अफेक्शन भले ही मुझे इस मॉम की तरफ से क्यों ना मिले। ये सब लोग मेरे लिए इतना अफेक्शन भी इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि मेरे अंदर मैजिकल टैलेंट है। वो कहता है कि मुझे अभी तक इतना तो समझ जाना चाहिए कि मैं भी यहाँ पे किसी से भी कुछ भी एक्सपेक्ट ना करूँ, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऑलवेज लीड्स टू डिसअपॉइंटमेंट। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना है, जो कि है मेरा रिवेंज, जिस रिवेंज के लिए मैं सब कुछ करूँगा। हम देखते हैं कि ऐसे करते हुए जेनो को यहाँ पे जन्म लिए हुए एक हफ्ता हो जाता है, और अब जेनो बताता है कि एक हफ्ता हो गया मुझे यहाँ पे रीइंकारनेट हुए हुए, और सिर्फ कुछ ही दिनों में मैंने ये रियलाइज़ कर दिया कि जो एल्मिनिस्टर फैमिली है, इनकी मैजिकल पावर और एजुकेशन बहुत ज़्यादा ऊंची लेवल की है, जितना मैंने इमेजिन भी नहीं किया था उससे भी ज़्यादा। यहाँ जो मुझे एक सिंगल बॉटल ऑफ मिल्क मिलता है उसमें भी इमेंस अमाउंट ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी मिक्स होती है, और इनका मैजिक सच में कमाल का है।
नेचुरली ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी मैजिक चैंटिंग एंड ऑल के अंदर आती है, और ये सभी लोग चाहते हैं कि मैं इसका यूज़ करूं। वो कहता है कि अभी भी मुझे एक्टिंग करते हुए ज़्यादा समय तो नहीं हुआ, लेकिन मैं फिर भी इनके सामने एक बेबी की एक्टिंग कर रहा हूँ। लेकिन अब बहुत टाइम हो गया मुझे ऐसे एक्टिंग करते करते, और अब मेरा मन है कि मैं अपनी करंट स्ट्रेंथ को टेस्ट करूँ। मैं टेस्ट करूँ कि आखिर मेरे अंदर कितनी पावर है। वो कहता है कि मैंने अपनी पिछली लाइफ में जेत्सुई सीखी थी, जिससे कि मैं अपनी पावर को एक सिंगल पॉइंट पे कंसंट्रेट कर सकता हूँ। और वो बोलता है कि उसी पावर को यूज़ करते हुए मैं अपनी राइकी को यानी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने परफेक्ट कंट्रोल में लाऊंगा और उसको कहीं ना कहीं गैदर करना सीखूंगा। और फिर उसके बाद वो ऐसा करने लग जाता है। लेकिन वो जैसे ही अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा करने लग जाता है, वो इतनी इमेंस अमाउंट ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकालता है कि उस पूरी की पूरी पैलेस में बहुत ज़्यादा तेज़ की लाइट स्पार्कल होती है। और वो इतनी तेज़ होती है कि सभी लोगों का ध्यान उसके ऊपर चला जाता है, और वो पैलेस से बाहर भी निकलने लग जाती है और पूरे आसमान में एक पल के लिए उजाला कर देती है। और जेनो ये करके बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि सिर्फ एक हफ्ते के अंदर मैं इतनी क्रेजी तरीके से अपनी राइकी को मैनिपुलेट कर पा रहा हूँ, ये तो मेरी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा बियॉन्ड की चीज़ है। अगर मैं इसको इसी तरीके से कंट्रोल कर पाया और इसको मास्टर कर पाया तो मैं अपने ड्रीम को जरूर अचीव कर लूँगा। वो ये सब कुछ इतना सोच ही रहा होता है, तभी अचानक से भागती हुई वहाँ पे उसकी मॉम आती है और बोलती है कि लूसियस, आखिर तुम्हें क्या हुआ? मैंने अभी यहाँ पे बहुत तेज़ की लाउड नॉइस सुनी। और वो जैसी लूसियस यानी जैनो के रूम में आती है, वो देखती है कि जैनो सो चुका है, और वो बोलती है कि ये तो सो गया है, तो क्या वो सब कुछ मेरा भ्रम था? वो लूसियस को देखते हुए बोलती है कि मैं ये सोच रही हूँ कि आखिर किस बारे में सपना देख रहा होगा। हाँ, खैर, ये अच्छा रहे। और अब फाइनली रात का सीन ड्रॉप होता है और अगले दिन हम सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पे लूसियस की मॉम उसको लेकर बैठी होती है रूम में और उसको दूध पिला रही होती है। तभी अचानक से वहाँ पे एक मेड आती है और बोलती है कि माई लेडी, ये एक बहुत ज़्यादा टेरिबल स्थिति है। लूसियस की मॉम उसे शांत कराते हुए बोलती है कि काम डाउन फ्रेंड, मुझे बताओ कि आखिर क्या हुआ है। वो एकदम डरते डरते और सहमते सहमते बोलती है कि इंपीरियल गार्ड्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप यहाँ पे आया है, और उनके साथ साथ आया है राइकी अप्रेजर, यानी कि एक ऐसा बंदा होता है जो कि राइकी को चेक करता है। मतलब इस पूरे के पूरे एम्पायर में कोई भी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलेटेड कोई दिक्कत होती है या उसको कंट्रोल करना है, ये सारे के सारा इन लोगों के अंडर में आता है। और ये लोग इंपीरियल हाउस होल्ड के अंदर आते हैं, इनका काम चेक करना होता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। अब जैसे ही जेनो ये सुनता है कि एक राइकी अप्रेजर यहाँ पे आया है, तो वो समझ जाता है कि कल रात को जो कुछ भी हुआ है, जो कि उसने पावर रिलीज करी थी, ज़रूर उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ दिक्कत है। उसकी मॉम बोलती है कि आखिर वो लोग एक ऐसी जगह पे क्यों आए हैं हमारे वहाँ पे, वो भी बिना कोई प्रायर नोटिस के। और अभी जो हमारे हाउस के हेड हैं वो भी बाहर गए हुए हैं, वो भी घर पे नहीं है। जैनो मनी मन में कह रहा होता है कि अब मैं समझा, लास्ट नाइट जो मैंने राय की आउटबर्स्ट करी थी, यानी जो अपने उसमें स्पिरिचुअल एनर्जी की पावर से यूज़ करा था, वो कहीं ना कहीं ट्रबलसम साबित हुआ है। इन लोगों ने ज़रूर उसे डिटेक्ट कर लिया होगा। अब हम बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पे जैनो और उसकी मॉम बैठे हुए होते हैं और उसके साथ साथ उनके सारे के सारे गार्ड्स होते हैं, और वो इम्पीरियल वाले अंदर एंटर करते हैं। उनका जो मेन अप्रेजर होता है वो भी वहाँ पे आता है, और वो अंदर आते हुए बोलता है कि एलमिनिस्टर, मतलब ये बेसिकली एलमिनिस्टर फैमिली की मिस होती है, तो वो बोलता है कि मिस एलमिनिस्टर, आपको कोई भी किसी भी तरीके की फॉर्मेलिटी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे डायरेक्ट इंपीरियल ऑर्डर में आए हैं। मैं अगर डायरेक्ट मुद्दे पे आऊँ तो कल रात को हम लोगों ने यहाँ पे इस एम्पायर से राय की मॉनिटरिंग करी थी, और हमारे सिस्टम ने ये डिटेक्ट किया कि यहाँ पे कुछ तो अनयूजुअल सा हुआ है, और हमने बहुत इरेगुलर टोर एंड डिसीज़ किया है, डिटेक्ट किया है राइकी का। इस टाइप का जो डिटेक्शन होता है वो हज़ारों साल में एक बार होता है, और ये बहुत ज़्यादा खतरे वाली बात है। और जो उस राइकी का सोर्स था जहाँ से वो इमर्ज हुई थी, वो यही आपकी फैमिली है, एलमिनिस्टर फैमिली। सभी लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं ये सुन के, और बोलते हैं कि आखिर ये राइकी कहाँ से इमर्ज हुई होगी। वो बंदा बोलता है कि हमारी छानबीन के बाद जो भी रिजल्ट निकलेगा या जो भी हमारी गैदरिंग में निकलेगा, अगर वो कोई भी चीज़ हमारे लिए थ्रेट साबित हुई, हमें लगा कि वो नुकसानदायक है, तो इम्पीरियल लॉ के अकॉर्डिंग हम उसे वहीं के वहीं ख़त्म कर देंगे, हम उसको एग्जीक्यूट कर देंगे, भले ही वो कुछ भी हो। सभी लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। वो कहता है कि ये हमारी ड्यूटी है, तो हम इसमें चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ अप्रेजर्स हैं।
और फिर वो अपनी कोई तो मशीन टाइप की एक्टिवेट कर देता है जो कि राइकी को सेंस करती है। और वो बोलता है कि वो सोर्स, उस राइकी का सोर्स हमें इसी हॉल से सेंस हो पा रहा है। और उसकी मशीन फिर इशारा करने लग जाती है मिस एलमिनिस्टर की तरफ को, जेनो की मॉम की तरफ को। और वो उनसे बोलता है कि मिस एलमिनिस्टर, क्या आप अगर माइंड ना करें तो सामने आ सकती हैं। उसकी भी थोड़ी थोड़ी फटने लग जाती है और वो अपना बच्चा एक मेड के हाथ में देते हुए बोलती है कि ठीक है, मैं आ रही हूँ। और वो मेड से बोलती है कि ल्यूसियस का ध्यान रखो। और फिर वो उसके सामने चली जाती है। लेकिन तभी अप्रेजर को रियलाइज़ होता है कि नहीं, इसके ऊपर से तो वो चीज़ नहीं आ रही है। वो हैरान होता है कि आखिर ये राइकी कहाँ से सेंस हो पा रही है। और फिर उसके बाद वो उसका अमाउंट और ज़्यादा बढ़ जाता है सेंस होने का। और वो राइकी सीधा इशारा करती है उस मेड की तरफ को, जिस मेड के हाथ में अपना लूसियस होता है। और वो सेंसेशन इतनी ज़्यादा तेज़ होने लग जाती है कि उस बंदे की, अप्रेजर की पूरी मशीन फट जाती है। और वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है कि क्या क्या इस राइकी का सोर्स ये बच्चा है। और हम देखते हैं कि जैनो बहुत अजीब सी नज़र से उसकी तरफ को देखता है। वो अप्रेजर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है कि इम्पॉसिबल, एक नोवल फैंटेज़म, बेसिकली ये टूल जिसका वो यूज़ कर रहा होता है, इस टूल को एक फर्स्ट क्लास मेज भी डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है। लेकिन ये शैटर हो गया, ये पूरा का पूरा ब्लास्ट हो गया सिर्फ एक राइकी प्रेशर की वजह से। आखिर इसमें ऐसा क्या प्रेशर है। और वो उस बच्चे के पास आता है और बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं इसमें डायरेक्ट अपनी सोल को लिंक करूँगा और इसकी ट्रू आइडेंटिटी को पता करूँगा। और फिर वो कुछ तो पावर का यूज़ करने लग जाता है, मैजिक पावर का यूज़। और वो अपनी सोल को इसके साथ लिंक करता है और बोलता है कि आखिर ये सोल में क्या है। और वो जब उस सोल का टेस्ट करता है तो वो देखता है कि इसके अंदर जो राइकी है वो बहुत ज़्यादा इमेंस लेवल पे होती है, जिसकी वजह से वो उसकी कोर तक जा ही नहीं पा रहा होता है। वो अपनी सोल को उस बच्चे की कोर तक पहुंचा ही नहीं पा रहा होता है। बेसिकली जेनो की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो अपने आप में एक गार्ड की तरह यूज़ कर रही होती है, मतलब प्रोटेक्ट कर रही होती है जेनो की सोल को। वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि डायरेक्ट मैं कोई सूरज को देख रहा हूँ, इसमें से इतनी ज़्यादा इमेंस एनर्जी निकल रही है। और वो बोलता है कि इम्पॉसिबल। वहीं पीछे से जेनो की मॉम बोलती है कि मास्टर अप्रेजर, आखिर आपने क्या फाइंड आउट किया, आखिर आपको क्या पता चला। वो बोलता है कि हम इम्पीरियल अप्रेजर्स हैं और जैसा कि हमारी ड्यूटी है कि हम कोई भी चीज़ को ख़राब होने से रोकें, हम कोई भी बुरा इवेंट होने से रोकें। और जो हमारी बुक है उसमें बहुत पहले एक भविष्यवाणी जो लिखी गई थी, हम उस भविष्यवाणी को अभी तक प्रिवेंट करते हुए आए हैं। एम्पायर की फाउंडिंग बुक में की भविष्यवाणी लिखी हुई है जो कि बताती है कि बहुत बड़ी कैलेमिटी आने वाली है इस एम्पायर के ऊपर। और जो भी उस कैलेमिटी को लाने वाला है उसके अंदर एक ऐसी सेक्रेड सोल होगी, एक ऐसी पवित्र आत्मा होगी जो कि इवेंचुअली उस ग्रेट कैलेमिटी को लाएगी और पूरे के पूरे एम्पायर को डार्कनेस में डाल देगी। सिर्फ और सिर्फ अंधेरा कायम रहेगा। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये प्रोफेसी अब सच होने वाली है। वो मिस एलमिनिस्टर से बोलती है कि जब मैंने आपकी बेटे की सोल को विटनेस किया तो उसको विटनेस करने के बाद मुझे वही प्रोफेसी याद आई जो कि उस बुक में लिखी हुई है। जैनो की मॉम बहुत ज़्यादा इससे निराश हो जाती है और बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। वो बोलता है अप्रेजर कि इसके अंदर जो कर्स है, इसकी सोल में कर्स है जो कि इवेंचुअली एम्पायर में कैलेमिटी लाएगा। और क्योंकि हम इम्पीरियल फैमिली की अथॉरिटी से यहाँ पे आए हैं तो ये सब कुछ फ्यूचर में होने से पहले ही मुझे ये सब कुछ ख़त्म करना पड़ेगा। फ्यूचर में पेड़ ज़्यादा ग्रो ना हो इसलिए उसको अभी से काटना पड़ेगा। और इसीलिए इम्पीरियल अप्रेजर होने के नाते हमें यहाँ पे इसको मारना पड़ेगा। बेसिकली वो यही कह रहे होते हैं कि वो लोग अब जेनो को मारेंगे। और वो अपनी स्वॉर्ड भी निकालने लग जाता है। लेकिन तभी उतने में जेनो की मॉम बहुत ज़्यादा अपना मैजिक एनर्जी इमर्स करने लग जाती है और बोलती है कि मैं तुम में से किसी को भी अपने बेटे को टच भी नहीं करने दूंगी। एक अलग सी पिंक एनर्जी इसमें से निकल रही होती है और इसके ऊपर कहीं ना कहीं ऐसे पंख जैसे लटकने लग जाते हैं। जो अप्रेजर है वो कहता है कि तो क्या तुम इम्पीरियल लॉ को रिजेक्ट करोगी, क्या तुम हमारे अगेंस्ट जाओगी। उसकी मॉम बोलती है कि मेरे बेटे की आंखों का एक एक आंसू तुम्हारे इम्पीरियल लॉ से कई ज़्यादा मायने लगता है। और मैं एक मदर हूँ तो एक मदर होने के नाते मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने बेटे के प्रति होती है। तो इसीलिए मैं अपने बेटे की सलामती चाहूँगी। अप्रेजर बोलता है कि तुमको तुम्हारे इस करने की कॉन्सिक्वेंसेस को भुगतना पड़ेगा, तुम उसको लिए भी प्रिपेयर रहना। वो बोलती है कि मैं
कुछ भी देखने के लिए प्रिपेयर हूँ। और वो दोनों अपने अपने मैजिक्स को ऐसे प्रिपेयर करने लग जाते हैं मानो अभी के अभी दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देंगे। और सभी लोग मतलब उसको रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनके पीछे का एक बंदा बोलता है कि मास्टर अप्रेजर, अगर आप अलाउ करें तो क्या हम यहाँ पे जिम्मेदारी ले लें। लेकिन तभी अप्रेजर बोलता है कि जो हमारा लॉ है वो हमें ये अलाउ करता है कि हम कोई भी फूल जो जहरीला फूल हो उसके उगने से पहले ही उसके बीज को ख़त्म कर दें। लेकिन अभी यहाँ पे मिस एल्मिनिस्टर को देखकर मुझे ऐसा रियलाइजेशन हुआ कि जिस बीज को हम ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं वो बीज अगर इतनी ज़्यादा लवली इन्वायरमेंट में रेज हुआ तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी तरीके की कैलामिटी लाएगा। मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी तरीके की डार्कनेस लाएगा। और वो लूसियस की मॉम के पास आता हुआ बोलता है कि मैं अपनी खुद की आंखों से सच को विटनेस करना चाहता हूँ। मैं अपनी खुद की आंखों से सच्चाई को देखना चाहता हूँ। और मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर इसका फ्यूचर क्या है। और वो जेनो की मॉम से बोलता है कि तो क्योंकि तुम एम्पायर के रूल्स को डिफाई करने के लिए तैयार हो और तुम उनकी कॉन्सिक्वेंसेस को भुगतने के लिए भी तैयार हो, सिर्फ और सिर्फ इस बच्चे के लिए, अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हें ज्वाइन करता हूँ। हाउएवर, ये चाइल्ड का फ्यूचर चाहे जैसा भी हो, अगर फ्यूचर में कुछ भी होता है तो उसका अब जिम्मेदार तुम्हारे साथ साथ मैं भी हूँगा। मैं भी इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। लेकिन मैं अब यहाँ पे जेनो को नहीं मारने वाला हूँ। वो बोलता है कि हम लोगों के बीच ये एग्रीमेंट है कि हम दोनों इसकी फ्यूचर की जिम्मेदारी लेंगे। और ऐसा बोलते बोलते वो अपने सारे गार्ड्स को वहाँ से वापस ले जाने लगता है। और जाते जाते बोलता है कि इस बात को मत भूलना कि जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर भी है। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब जैसे ही वो वहाँ से चला जाता है अचानक से जेनो की मॉम दोबारा से बहुत ज़्यादा ऐसे इनॉर्मस इमोशनल मोड में आ जाती है और एकदम से भागते हुए जाती है अपने बच्चे के पास। और जाती ही बोलती है कि लूसियस, शुक्र है कि तुम ठीक हो। और अपने हाथों से लूसियस को पकड़ते हुए उसको सहला रही होती है मानो वो इतनी ज़्यादा खुश हो। और अपने पैरों पे पड़ जाती है और बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि लूसियस तुम सेफ हो। और ऐसा बोलते बोलते वो रोने लग जाती है और लूसियस को खुद से गले लगा लेती है। और अब तो मानो लूसियस भी यहाँ पे इमोशनल होने लग जाता है। अभी थोड़ा टाइम पहले जो इसने सोचा था कि वो यहाँ पे बिल्कुल भी इमोशनल या अफेक्शन के चक्कर में नहीं आएगा, वो ये सब कुछ भूल जाता है और बहुत ज़्यादा अफेक्शन शो कर रहा होता है अपनी मॉम के प्रति। एंड बस यही वाला सीन यहीं पे ड्रॉप हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं अपने अप्रेजर को जो कि यहाँ पे आया होता है लूसियस के घर पर। और उसका बंदा उससे बोलता है कि क्या आप इस बारे में श्योर हैं, आपने जो भी डिसीजन लिया है। वो बोलता है कि हाँ, मैं इस बारे में श्योर हूँ। तुम किंग को ये सब कुछ रिपोर्ट कर सकते हो और उसे ये बताओ कि हमने एक जीनियस को फाइंड आउट किया है जो कि हमारे किंगडम को सर्व करेगा फ्यूचर में। वो हमारे किंगडम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है। और वो ऐसा बोलता है एंड यहीं पे हमारा सीन ड्रॉप होता है। एंड बूम, अब हमारा सीन खुलता है आज से सीधा 12 साल बाद। हमें 12 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि लूसियस बहुत बड़ा हो चुका है और वो अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। 12 साल का लूसियस बहुत बड़े बड़े मैजिक आर्ट्स को परफॉर्म कर रहा होता है और उन सब को परफॉर्म करते करते वो अपनी ट्रेनिंग कर रहा है और कहता है कि अब तो ये भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेसिक है, मुझे और ज़्यादा कड़ी ट्रेनिंग करनी है। मुझे अपने माइंड को अपनी एब्सोल्यूट लिमिट में पुश करना है। इसके लिए मैं वो सब कुछ करूँगा। वो बोलता है कि मुझे अपनी डेथ के और पास आना है क्योंकि जब जब मैं डेथ के पास आता हूँ तब तब मैं और ज़्यादा इनॉर्मस ट्रेनिंग कर पाता हूँ और मेरी पावर और ज़्यादा रिफाइंड होती रहती है। और ऐसा बोलते हुए बहुत क्रेजी लेवल की ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो चलते फिरते उड़ते हुए बहुत सारे अटैक्स परफॉर्म कर रहा होता है और किसी तो प्लेटफॉर्म टाइप पे होता है वो जिस पे ये सब कुछ करता है। और तभी अचानक से उसकी मॉम आती है और देखती है कि लूसियस हवा में ट्रेनिंग कर रहा होता है और बोलती है कि लूसियस, तुम फिर से इस टाइप की रेकलेस ट्रेनिंग कर रहे हो। मैंने तुमसे कितनी बार समझाया है कि ये सब कुछ मत किया करो। लूसियस बोलता है कि मदर, मैं एकदम ठीक हूँ और मैं पिछले 12 साल से हर दिन इस टाइप की ट्रेनिंग करता हूँ। और ऐसा कहते वो वहाँ से नीचे उतरने लग जाता है और अपने मैजिक की मदद से उड़ता हुआ सीधा ज़मीन पे आता है। और ज़मीन पे आते हुए बोलता है कि मैं एकदम ठीक हूँ। जो साथ में मेड होती है वो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और बोलती है कि आखिर तुम इतनी ज़्यादा केयरलेस क्यों हो। तुम हल्का सा भी ध्यान हटाओगे और कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। इवन मैं भी एक बार पास में मरते मरते बची थी जब मैं मेज की ट्रेनिंग कर रही थी। लूसियस अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि मुझे 12 साल हो गए हैं ये सारी ट्रेनिंग करते हुए और अब मैं और ज़्यादा परफेक्ट होता जा रहा हूँ। तभी जो मेड है वो उसको एक लेटर टाइप देती है और बोलती है कि यंग मास्टर, ये लेटर आपके लिए है। वो जैसे ही उस लेटर को हाथ में लेता है
और वो बोलता है कि 12 सालों से मैं सिर्फ इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा था, इस दिन के लिए ही मैं ये सारी ट्रेनिंग कर रहा था। और हमें पता चलता है कि इस लेटर में इनविटेशन होता है रॉयल एकेडमी सिलेक्शन सेरेमनी का। वो बोलता है कि रॉयल एकेडमी, जहाँ पे अंपायर के ग्रेटेस्ट टैलेंट एक साथ इकट्ठा होते हैं, जहाँ पे स्कूल्स के टॉप ग्रेजुएट्स आते हैं, वहाँ पे हमारे पास एक डिवाइन प्रोटेक्शन होती है। वहाँ पे हम ह्यूमन लिमिट्स को पास करते हुए ट्रेनिंग कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि उसी एकेडमी से एटलस भी ग्रेजुएट हुआ था। एटलस भी वहीं से ग्रेजुएट हुआ था और उसने वहाँ से ऐसी ऐसी पावर्स को पजेस किया था जो कि ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन से भी बहुत ज़्यादा फार बियॉन्ड है, जो कि ह्यूमन लिमिट्स को भी सरपास करती हैं। और वो अपनी पास्ट लाइफ के कुछ किस्से सोच रहा होता है और बोलता है कि मुझे इसी लेवल की डिवाइन प्रोटेक्शन को ऑब्टेन करना है ताकि मैं एटलस के अगेंस्ट जा सकूं। मुझे इतनी ही लेवल की पावर को चाहिए और इसके लिए मैं एकेडमी का सबसे टॉप नंबर का ग्रेजुएट बनूंगा, मैं उस एकेडमी में टॉप करूंगा। और ऐसा सोचते हुए वो ये निश्चित कर लेता है कि अब वो एकेडमी में जाएगा और अपने लिमिट्स को सरपास करेगा। और अब हम देखते हैं एकेडमी का सीन, जहाँ पे सभी लोग इकट्ठे हो गए होते हैं। हम देखते हैं कि लूसियस की मॉम भी वहाँ पे बैठी होती है और लूसियस फाइनली उस सेरेमनी में आ चुका होता है। और वहाँ पर एक बहुत तेज़ की अनाउंसमेंट होती है कि फाइनली आप सभी को जिस घड़ी का इंतज़ार था वो घड़ी आ चुकी है, हम लोग अपनी सिलेक्शन सेरेमनी को स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बाद और भी ज़्यादा फर्दर अनाउंसमेंट होती है जहाँ पे हमें पता चलता है कि इस ईयर का जो एग्ज़ाम है वो दो चीज़ों को कंसिस्ट करेगा, पहला प्रोटेक्शन और दूसरा सप्रेशन। हमें अनाउंसमेंट होती है कि जो यहाँ पे टास्क होगा लोगों का वो ये होगा कि यहाँ पे एक सेज के एग्स हैं, उनको फोकस करते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जितने भी सेज उड़ रहे हैं उन सभी को मार गिराना है। और जो भी इन मैजिकल बीस्ट को अटैक कर देगा और साथ ही साथ उनके क्रिस्टल ले आएगा वो इस इवेंट में पास हो जाएगा। वो बोलते हैं कि तुम्हारी जो परफॉर्मेंस होगी वो इस बेसिस पे इवेल्युएट की जाएगी कि आखिर तुम कितना अपने सर से ऊपर जाके फ्लोट कर पा रहे हो, कितने पावर से अटैक कर पा रहे हो, क्या क्या कर पा रहे हो। ये सारी स्केल्स ऑफ जजमेंट होगी, मतलब बेसिकली हर चीज़। और तुम्हारा प्रोटेक्शन स्कोर इस बेसिस पे डिसाइड होगा कि क्या तुम उन एग्स को सेव रख पा रहे हो या नहीं रख पा रहे हो। और तुम्हारा सप्रेशन इस बेसिस पे डिसाइड होगा कि आखिर तुम उस सेज को, उस मैजिकल बीस्ट को कितना ज़्यादा थ्रेट पहुंचा पा रहे हो। इन दो इवोल्यूशन के बेसिस पे तुम्हारा पूरा का पूरा स्केल नापा जाएगा। और अगर तुम पास और फेल होते हो, ये सब कुछ इसी लेवल पे डिसाइड होगा जो कि हमने अभी अभी बताया। और फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि इतना ही था, इसके बाद तुम्हारा एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। जितने भी एग्जामिनीज हैं वो सारे के सारे वेटिंग एरिया में जाएं और अब बारी बारी सभी का नंबर आने वाला है। हम देखते हैं एग्जामिनी वेटिंग एरिया का सीन, जहाँ पे कुछ लोग लूसियस को देखकर बोलते हैं कि देखो, ये तो एल्मेनिस्टर फैमिली का वही कर्ज चाइल्ड है। अगर आज से 12 साल पहले उस दिन अप्रेजर ने इसके ऊपर मर्सी नहीं दिखाई होती तो ये तो अभी तक मर चुका होता। और वहाँ पे हम देखते हैं कि और भी बहुत सारे लोग होते हैं। और फिर वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है कि जो सबसे पहला चैलेंजर है वो है लिलिया मैग्नार्ड। और ये एक फायर टाइप यूज़र होती है और ये अपनी फायर मैजिक से उन सारे जो भी मतलब वहाँ पे बीस्ट होते हैं उनको आग में जलाने लग जाती है। और इसका रिजल्ट होता है, इसको सप्रेशन में रैंक ए मिलती है और प्रोटेक्शन में रैंक डी मिलती है। फिर उसके बाद आगे और भी ज़्यादा चैलेंजर्स आते हैं, कोई किसी टाइप का मैजिक यूज़ कर रहा होता है तो कोई किसी टाइप का मैजिक यूज़ कर रहा होता है। और ऐसे करके बहुत सारे मैजिक यूज़र्स आते हैं। और अब जो अगला चैलेंजर आता है इसका नाम होता है हेक्टर गिलबर्ट। और इसको देखकर सभी लोग बोलते हैं कि देखो, ये है लॉर्ड हेक्टर। इसको देखकर सभी लोग बोलते हैं कि ये इंपीरियल स्वॉर्डमैन की प्रोडिजी है न्यू जनरेशन की, मतलब इसके बारे में ऐसी बहुत सारी रूमर्स होते हैं। और इसको देखकर लूसियस कह रहा होता है कि गिलबर्ट, मैंने इस फैमिली के बारे में अपनी पास्ट लाइफ में तो कभी नहीं सुना था, क्या ये कोई न्यू इमर्जिंग फैमिली है। इसके बाद फाइट सीन में हम देखते हैं कि ये जो बंदा होता है ये कहता है कि मुझे किसी भी टाइप के मैजिक का यूज़ करने की तो ज़रूरत है ही नहीं। मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जिसकी स्वॉर्डमैन टेक्निक इतनी क्रेजी है कि वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स को चीड़ के रख देगी। और वो अपनी स्वॉर्ड का यूज़ करते हुए अटैक करना शुरू कर देता है और अपने रैंक को पास कर लेता है। हम देखते हैं कि इसका जब रिजल्ट आता है तो इसे सप्रेशन में रैंक एस मिलती है जो कि सबसे हाईएस्ट रैंक होती है और प्रोटेक्शन में रैंक ए मिलती है। और वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है कि अभी तक टॉप लेवल पे ये बंदा है
ये अभी तक टॉप में से एक है। और सभी लोग इसको देखकर कहते हैं कि एक प्रोडिजी से जैसे एक्सपेक्टेड था, इसने बिल्कुल वैसा ही किया। इसने अटैक्स ऐसे किए कि मुझे तो आंखें झपकाने का भी टाइम नहीं मिला। और अब वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है कि आज का जो हमारा फाइनल एग्जाम ही नहीं है, वो है लूसियस एलमिनिस्टर। और वहाँ पे अपने मेन प्रोटैगनिस्ट की एंट्री होती है, और उसको देखकर सभी कहते हैं कि ये तो वही एलमिनिस्टर फैमिली का कर्ज चाइल्ड है। ये कितना ज़्यादा डिस्गस्टिंग है। और आखिर इसकी परफॉर्मेंस को लास्ट में क्यों डाला? अब तो वैसे भी लॉर्ड हेक्टर की परफॉर्मेंस हो चुकी है, और इतनी ओवर हैंडलिंग परफॉर्मेंस के बाद इसकी परफॉर्मेंस तो सिर्फ एक साइड शो होगा। मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि आखिर ये क्या सोचा होगा। और हम देखते हैं कि लूसियस जब ग्राउंड पे आता है तो वो सिर्फ खड़ा रहता है और खड़े खड़े अपने मैजिक को एक्टिवेट कर देता है, और उसके मैजिक की फोर्स इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि वो सीधा उस मॉन्स्टर पे जाके लगती है। उनमें से जो वहाँ पे चीफ लोग बैठे होते हैं, मतलब राजा ही होगा मेरे ख्याल से ये, और जो एकेडमी के डायरेक्टर वगैरह होते हैं, तो उनको एक बंदा बोलता है कि ये तो एक न्यू स्टूडेंट है, और आखिर कौन एक्सपेक्ट करेगा एक न्यू स्टूडेंट से कि वो इतना ज़्यादा वाइड रेंज अटैक करेगा। उसके साथ में जो बंदा होता है वो बोलता है कि नॉर्मली जो किसी की भी स्टैंडर्ड अप्रोच होती है वो ये होती है कि एक वाइड एरिया में एक डिफेंस को डिप्लॉय कर दिया जाए ताकि हम एग्स को प्रोटेक्ट कर दें। लेकिन ये तो जो अपने अटैक कर रहा है उनको भी वाइड रेंज में ही कर रहा है। और फिर हम देखते हैं कि उसके अटैक इतने तो पावरफुल होते हैं कि वो धीरे धीरे अपने मतलब जो भी उसका टास्क होता है उसको पूरा कर रहा होता है। और जो बंदे उसे नोटिस कर रहे होते हैं उनमें से एक बंदा कह रहा होता है कि ये तो इवन कोई स्पेल भी कास्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ डिफेंड कर रहा है। और इसके राइकी एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा रॉ हैं। वो अल्ट्रा प्रिसीजन कंट्रोल का यूज़ कर रहा है ताकि वो अपने राइकी को बहुत परफेक्टली मैनिपुलेट कर सकें। एंड अब उसके बाद लूसियस अपना फाइनल अटैक करता है वहाँ पे, और उस फाइनल अटैक के साथ उसका टास्क वहाँ पे पूरा होता है, और जिस मॉन्स्टर को उसने डिफीट करना होता है वो उसे भी डिफीट कर देता है। एंड देन फाइनली सभी लोग ये देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। किसी को भी बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि आखिर इसने इतना एफर्टलेसली अपने मिशन को कैसे पूरा कर लिया। एंड देन उसके बाद वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है कि इसका जो रैंक पास हुआ है उसमें प्रोटेक्शन और सप्रेशन दोनों के इसको S+ रैंक मिला है। यानी कि लूसियस एलमिनिस्टर इस ईयर का टॉप ग्रेजुएट है क्योंकि इसकी लास्ट परफॉर्मेंस थी, और इसको दोनों में S+ मिला है। तो यहाँ पे अपना लूसियस टॉपर निकल जाता है, और सभी लोग उसके लिए से हल्ला बोलने लग जाते हैं। और उसकी मॉम और जो साथ में मेड होती है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वही हम देखते हैं वो जो इससे पहले हमें बंदा दिखाया गया था वो बहुत ज़्यादा ऐसे गुस्से में आ जाता है, और उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि लूसियस ने आकर इसका रिकॉर्ड कैसे तोड़ दिया। और वो बहुत गुस्से भरी नज़रों में लूसियस की तरफ को देखता है। एंड देन उसके बाद वहाँ पे जो एकेडमी का जो भी वो किंग टाइप होता है वो अनाउंसमेंट करता है कि ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग मेडल अवार्डिंग सेरेमनी करेंगे जितने भी यहाँ पे टॉप ग्रेजुएट्स निकले हुए हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी पावर की मदद से लूसियस को कुछ ऐसे मेडल टाइप का देता है जो कि जाकर डायरेक्ट उसकी बॉडी पर लग जाता है। लाइक उसमें शो हो रहा होता है कि ये टॉप ग्रेजुएट है। और फिर वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है कि आज की सेरेमनी यहाँ पे कंक्लूड होती है। कल से तुम सभी लोगों की एकेडमी लाइफ बिगिन हो जाएगी। कल से तुम लोग क्लासरूम्स में रहोगे और पूरा टाइम तुम्हारा एकेडमी में जाएगा। जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो राइट की ओर जाएंगे। तुम सभी को तुम्हारे तुम्हारे रूम्स असाइनमेंट हो चुके हैं। एंड देन उसके बाद सभी लोग अपने अपनी डॉर्मेट्री की तरफ को जाने लग जाते हैं। एंड वहाँ पे जो मेड और लूसियस की मॉम है वो आते हैं, और मेड तो रोने लग जाती है, कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैंने अपनी आंखों से इतना ज़्यादा ग्लोरियस मोमेंट विटनेस किया। हाउएवर हम सभी लोग बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं ये देखने के लिए कि लूसियस तुम कितना ज़्यादा ग्रो करते हो। और वो बोलती है कि सारे के सारे मेड्स देखना चाहते हैं कि तुम किस हद तक अपने आप को ले जाते हो। और लूसियस कहता है कि हाँ ठीक है, उन सभी को मेरी तरफ से थैंक्स बोल देना। एंड उसके बाद उसकी मॉम लूसियस के पास आती है और उससे बोलती है कि लूसियस, तो तुम फाइनली अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हो जिसका तुमने सोचा था। और वो उससे बोलती है कि मुझे पता है कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे, लेकिन उसके बावजूद भी मैं तुमसे यही कहूँगी कि अपने आप को ज़्यादा पुश मत करना। प्लीज़ ये याद रखना कि बहुत सारे लोग हैं जो कि तुम्हारी सेफ्टी के लिए प्रे करते हैं, तो इस हिसाब से सारे काम करना। और लूसियस बोलता है कि हाँ मदर, मैं ये सब जानता हूँ। एंड देन उसके बाद वो कहता है कि अब मेरे जाने का टाइम आ गया है, और वो मेड से बोलता है कि फ्रैन, मेरी मदर का ध्यान रखना। एंड अब जाते जाते लूसियस मन ही मन में कहता है कि टॉप ग्रेजुएट तो मैं बन गया हूँ, लेकिन ये अभी सिर्फ स्टार्ट है। ये वो ग्रेट स्टार्ट है जहाँ पे मैं ग्रेजुएशन के सबसे टॉप में जाऊँगा और अपनी क्लास के भी टॉप में रहूँगा।
और ऐसा करते करते सीन ड्रॉप होता है एंड अब हम देखते हैं फाइनली एकेडमी के अंदर का सीन। उसके बाद हम उस लड़की के रूम का सीन देखते हैं, जो लड़की हमें स्टार्टिंग में दिखाई गई थी, जो कि अच्छे खासे रैंक से पास हुई थी। वो गुस्सा कर रही होती है कि एकेडमी के जो टॉप ग्रेजुएट्स हैं उन्हें तो डॉर्मेट्री जैसी प्लेस मिली है, मतलब कि लूसियस को डॉर्मेट्री वाली प्लेस मिली है, और हमें यहाँ सिंगल शेयर रूम में रहना पड़ रहा है। मैं आखिर क्यों शेयरिंग रूम में रहूं? वहीं उसकी पार्टनर पीछे से कहती है कि जहाँ पे ज़्यादा हल्ला मत करो। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इस एकेडमी की सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि तुम किसी भी वक्त पे टॉप की स्पॉट को क्लेम कर सकते हो, कभी भी। और ऐसा कहते कहते सीन ड्रॉप होता है एंड अब हम फाइनली देखते हैं क्लासरूम का सीन, यानी नेक्स्ट डे का सीन। वहाँ पे सभी लोग अपने रूम्स में बैठे हुए होते हैं। लूसियस के बारे में कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि हे, देखो उस कर्स्ड गाय को, ये वही है जिसको कि कर्ज दिया था। और मैं तो ये सोचता हूँ कि आखिर इसने किस टाइप की चीप ट्रिक यूज़ करी होगी ताकि ये जो टॉप ग्रेजुएट बन सकें। ज़रूर ये किसी टाइप का कर्स मैजिक होगा जिसकी वजह से ये टॉप ग्रेजुएट बना, वरना हो ही नहीं सकता कि ये इतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। वहीं इनके बगल में जो एक और लड़का होता है वो कहता है कि स्टूपिड बातों करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, उसने सिर्फ किसी तरह की चीप ट्रिक यूज़ करी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। एडम हम देखते हैं कि अचानक से उस रूम में एक बंदा एंटर होता है जो कि मास्क पहना होता है, और किसी को भनक भी नहीं लगती उसके अंदर आने की, और वो एक बच्चों की सीट पे जाके बैठ जाता है। और तभी वो गिलबर्ट की बातें सुनता है, यही वाइट हेयर वाले बंदे की, और कहता है कि गिलबर्ट ब्रैट, अपने अंदर की ये जो यूजलेस फाइटिंग स्पिरिट है इसको सप्रेस कर दो, मुझे मेरी क्लास में ऐसे किसी भी स्पिरिट की ज़रूरत नहीं है। वो कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन आखिर मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बात मानूंगा? अब तभी वो बंदा एकदम गुस्से में उसके सामने आता है और बोलता है कि मैं तुमसे ये सिर्फ एक बार और कह रहा हूँ, अपनी इस यूजलेस स्पिरिट को बाहर निकालो। और वो उसके ऊपर कुछ तो ऐसे बहुत क्रेजी सा मैजिक यूज करता है, और उस बंदे की फट जाती है, और कहता है कि आखिर ये कितना इमेंस लेवल ऑफ प्रेशर है, ये तो सच में मॉन्स्टर है। और फिर वो क्लासरूम में आगे बढ़ता हुआ बोलता है कि इस एकेडमी में, जहाँ पे आज से तुम्हारी एकेडमी लाइफ शुरू हो रही है, यहाँ पे तुम्हारी ब्लड लाइन, तुम्हारी फैमिली का नेम, ये कुछ भी मैटर नहीं करता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ मैटर करती है, स्ट्रेंथ ही सब कुछ है। और वो जैसे ही अपना मास्क नीचे करता है तो हमें पता चलता है कि ये है हमारा इंस्ट्रक्टर, यानी कि जो इनको पढ़ाएगा। और ये बंदा वही है जो आज से 12 साल पहले अप्रेजर बन के एलमिनिस्टर फैमिली में गया था। हाँ, ये वही अप्रेजर है जिसने कि उस दिन लूसियर को नहीं मारा था। और फिर उसके बाद वो अनाउंस करते हुए बोलता है कि चलो फिर क्लास की शुरुआत करी जाए। और सभी लोग उसको देखकर बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं। वो आगे से सबको बताता है कि मेरा नाम है वेलेरियस, और मैं यहाँ पे तुम्हें बेसिक थ्योरी पढ़ाऊंगा एकेडमी की। इसको देखकर लूसियस भी समझ जाता है कि हाँ, ये तो वही अप्रेजर है जो कि उस दिन मेरे घर पे आया था। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये रॉयल एकेडमी में इंस्ट्रक्टर होगा, जो कि डायरेक्टली एम्पायर के अंडर में आती है। और इसके अंदर की एनर्जी तो सच में बहुत इमेंस है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है। अब आगे से इंस्ट्रक्टर बोलता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम सभी को एकेडमी के कुछ बेसिक रूल्स पढ़ा देता हूँ। यहाँ पे जो तुम्हारा अल्टीमेट गोल होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि तुम यहाँ से टॉप ग्रेजुएट बन के निकलो। ये जो तुम्हारे ऊपर क्रिस्टल्स दिख रहे हैं, ये तुम्हारी रैंकिंग्स को डिस्प्ले कर रहे हैं। हर किसी स्टूडेंट की रैंकिंग इसमें डिस्प्ले हो रही है, और यही तुम्हारी एकेडमी रैंकिंग्स हैं। ये तुम्हारी क्लासेस, तुम्हारे मिशंस और तुम्हारी एकेडमी एक्टिविटीज़ के रिजल्ट के बेसिस पे चेंज होती रहती है, और ये रियल टाइम बेसिस पे अपडेट होती है। अगर तुम्हें एकेडमी से टॉप लेवल पे ग्रेजुएट होना है तो तुम्हें टॉप 16 स्कूल रैंकिंग्स में आना पड़ेगा, और सारे के सारे टूर्नामेंट्स में एंटर करना पड़ेगा, जो कि 4 साल में एक बार होते हैं, एकेडमी का डुअल टूर्नामेंट, और उसको तुम्हें जीतना पड़ेगा, जिससे कि तुम्हें सारी की सारी डिवाइन प्रोटेक्शन और भी बहुत सारी जो स्पेशल पर्क्स हैं एकेडमी की, वो सारी चीज़ें मिलेंगी। अब क्लास में एक बंदा खड़े होकर पूछता है कि तो तुम ये कहना चाहते हो कि हमें लगातार 4 साल तक इसलिए घिसना है ताकि हम टॉप 16 में आ सकें? हमें क्या 4 साल में कोई ब्रेक भी नहीं मिलेगा? तभी अचानक से उसकी रैंकिंग और ज़्यादा घटने लग जाती है, और पीछे से इंस्ट्रक्टर अनाउंस करता है कि नेचुरली ये तुम्हारी कंप्लेनिंग फैक्टर, ये भी तुम्हारे इवैल्यूएशन का रिजल्ट होगा, तो आगे से अपना मुंह सोच समझ के खोलना, वरना इसके भी तुम्हें मार्क्स घटेंगे। अगर तुम मेहनत नहीं कर सकते हो तो तुम्हारा एकेडमी में रहने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट रूल अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जो भी बॉटम के 125 स्टूडेंट्स होंगे,
चाहे कोई भी रीज़न हो कि वो क्यों बॉटम में है, घंटा फर्क नहीं पड़ता, उन सारे के सारे 125 स्टूडेंट्स को एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। वो बंदा बोल रहा होता है पीछे से, जो वाइट हेयर वाला है, वो कहता है कि अच्छा, तो इस तरह से रोज हर साल के आने जाने वाले बच्चों को मैनेज करते हैं। उसके बाद इंस्ट्रक्टर बोलता है कि अब तुम्हें शायद एकेडमी की सीरियसनेस समझ आ गई होगी, और अब तुम्हें पता भी चल गया होगा कि कैसे तुम्हें एकेडमी झेलनी है। तो चलो, अगर तुम ये सब समझ ही गए हो तो अपनी फर्स्ट क्लास शुरू करते हैं। और वो अचानक से कुछ तो मैजिक यूज करने लग जाता है, जो कि टेलीपोर्टेशन मैजिक होता है, जो देखकर बच्चे भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये किस टाइप का मॉन्स्टरस मैजिक यूज करता है। और अचानक से ये सभी लोग क्लास से हट के एक अलग ही जगह पे आ जाते हैं। हम देखते हैं कि एक ऐसी जगह पे आए होते हैं जहाँ पे इनको सामने एक बड़ा सा ब्रिज दिख रहा है। और उसके बाद इंस्ट्रक्टर फिर से बोलता है कि मैं तुम्हें रिवाइंड करवा रहा हूँ दोबारा कि ये मेरी फर्स्ट क्लास है, और तुम्हारा फर्स्ट क्लास का असाइनमेंट बहुत ज़्यादा सिंपल है। ये जो तुम्हें अपने सामने ब्रिज दिख रहा है, तुम्हें इस ब्रिज को 1 महीने के अंदर क्रॉस करना है। एकदम से सभी लोग शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि क्या, ये तो एक बहुत सिंपल सा ब्रिज है, तो आखिर इसको सॉल्व करने के लिए हमें 1 मंथ का टाइम क्यों दिया है। तभी अचानक से इंस्ट्रक्टर उस ब्रिज पे वॉक करने लग जाता है, और वो खुद ब्रिज क्रॉस करने लग जाता है। पीछे से कुछ बच्चे भी जाने लग जाते हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत सिंपल सा है, मैं सबसे पहले ब्रिज को क्रॉस करूंगा। और वो ब्रिज को क्रॉस करने लग जाते हैं। ये जो हेक्टर है पीछे से वाइट हेयर वाला, ये समझ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, और वो इनको रोकने की कोशिश करता है। लेकिन इतने में ही हम देखते हैं कि ये जो दो लोग ब्रिज में गए होते हैं, अचानक से इनके ऊपर कुछ तो मैजिक का यूज़ होता है, और ये दोनों एकदम से अजीब से पैरालाइज से होके उस ब्रिज से नीचे गिर जाते हैं। और हेक्टर बोलता है कि मुझे पता ही था कि ऐसा कुछ ना कुछ होने वाला है। पीछे से एक बंदा कहता है कि आखिर यहाँ नीचे क्या है। वहीं जो अपना लूसियस है वो भी समझ जाता है कि इस ब्रिज में क्या सीन है। वो कहता है कि ये एक कर्स्ड ब्रिज है, यानी कि इसमें कर्स है, और इस ब्रिज में ऐसा लगता है कि ये हमारी सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को ड्रेन कर लेता है, ये उसको कहीं ना कहीं सोखता है। इंस्ट्रक्टर सभी को बताता है कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि ये क्लास बेसिक थ्योरी की क्लास है, फाउंडेशन की हर चीज़ की पावर है, पावर ही तुम्हें फाउंडेशन बनानी पड़ेगी। तुम्हें इतना इनफ राइकी गैदर करना पड़ेगा, इतनी इनफ स्पिरिचुअल एनर्जी गैदर करनी पड़ेगी कि तुम 1 महीने के अंदर इस ब्रिज को क्रॉस कर लो। बच्चे शौक होते हैं और बोलते हैं कि इंस्ट्रक्टर, आखिर इसका सक्सेस रेट क्या है। बोलते हैं कि सक्सेस रेट यूजुअली अराउंड 20%। लेकिन तभी वो एकदम से रुकता, बोलते हैं कि 1 सेकेंड, मुझसे गलती हो गई। इस क्लास का सक्सेस रेट 20% नहीं है, बल्कि सर्वाइवल रेट 20% है। और ऐसा बोलते हुए वो बहुत ऐसे क्रूअल रिएक्शन देता है। ये सुनते ही बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और बोलते हैं कि क्या क्या हम 1 महीने के अंदर अपनी रैकी को इतना इंक्रीज कर भी पाएंगे कि हम इस ब्रिज को क्रॉस कर पाएं। और कुछ बच्चे तो डरने लग जाते हैं। कोई कहता है कि इतना ज़्यादा राइकी एब्जॉर्प्शन रेट, ये तो सच में ब्रिज की लेंथ के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस ब्रिज को क्रॉस कर ही नहीं पाएंगे। और ऐसे करते करते बच्चे बहुत डर रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से लूसियस को रियलाइज होता है कि अपनी राइकी को बिल्ड करना, स्पिरिचुअल एनर्जी को बिल्ड करना, ये तो सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है। मैंने फिगर आउट कर लिया है कि एक्चुअल में आखिर इस टास्क को कैसे पास करना है। और इतना कहते कहते वो हंसने लग जाता है। हम देखते हैं कि बाकी सारे बच्चों में इतनी निराशा छा जाती है कि कुछ बच्चे तो कह रहे होते हैं कि नहीं, मुझे इस तरह से किसी रैंडम क्लास में नहीं मरना है। एक बच्चा बोलता है कि मैं नहीं कर सकता, मैं अपनी मदर से बोलूँगा कि मेरा इनरोलमेंट विड्रॉ करवा लें। इंस्ट्रक्टर बोलता है कि ये बहुत अच्छी चॉइस है, अगर तुम लोग के अंदर इतनी स्पिरिट भी नहीं है कि तुम अपने ऊपर भरोसा दिखा सको, तो तुम रियल लाइफ कॉम्बैट में भी मारे ही जाओगे। इससे बढ़िया ये है कि तुम अभी से विड्रॉ कर लो। और फिर उसके बाद इंस्ट्रक्टर अपने ब्रिज को क्रॉस करते हुए बोलता है कि ठीक है, फिर तुम्हारा आज से 1 मंथ का काउंटडाउन शुरू होता है। अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दो और 1 महीने के अंदर मुझे रिजल्ट्स दिखाओ। और उसके सारे के सारे मतलब ट्रेनिंग में लग जाते हैं, और ऐसे करते करते 10 दिन बीत जाते हैं। और हम देखते हैं कि सभी लोग आपस में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। कोई किसी टाइप की ट्रेनिंग कर रहा होता है, तो कोई किसी टाइप की ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो जो रेड हेयर वाली लड़की होती है, वो बहुत रिगरस ट्रेनिंग कर रही होती है और अपने राइकी को बहुत इनफ लेवल पे डेवलप कर रही होती है। बोलती है कि मुझे अपना ऑरा और ज़्यादा बढ़ाना है। कोई बंदे फिजिकल ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि वो लड़की पूरा एक माउंटेन उठा के ले आती है और बोलती है कि मुझे इससे भी ज़्यादा एनर्जी चाहिए। और ऐसे करते करते वो और ज़्यादा ट्रेनिंग करती है। वहीं हम देखते हैं हेक्टर को। हेक्टर ब्रिज के पास बैठा होता है और वो एक पत्थर लेते हुए ब्रिज में डालता है, और वो कुछ रियलाइज करता है।
वो कहता है कि अगर ये जो स्टोन मैंने इस ब्रिज में डाला ये एक लिमिटेड टाइम में अपनी स्पेस को चेंज कर लें, तो ये उस एनर्जी के कांटेक्ट में नहीं आ रहा है जो इस ब्रिज की राई की है। और इसका मतलब ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है यहाँ पे स्पीड। अगर तुम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक इस ब्रिज के कांटेक्ट में रहोगे तो ये इंस्टेंटली तुम्हारे राइकी को बहुत ज़्यादा ड्रेन करने लग जाएगा। ये किसी टाइप का कर्स है। और ऐसे में मैं समझ गया हूँ कि मुझे क्या करना है। एंड देन उसके बाद हेक्टर भी अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर लेता है। ऐसे करते करते बहुत ज़्यादा दिन बीत जाते हैं और अब फाइनली सिर्फ 3 दिन बचे हुए होते हैं। हम देखते हैं लूसियस को जो कि एक कोने में बैठकर मेडिटेशन कर रहा है। वो कहता है कि मैंने फिगर आउट कर लिया है कि मैं इस टास्क को कैसे पास करूंगा। वो बोलता है कि मुझे यहाँ पे कोई भी राइकी इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैटर तो कभी क्वांटिटी ऑफ राइकी का था ही नहीं, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे है वो है राइकी मैनिपुलेशन। मुझे स्पिरिचुअल एनर्जी को मैनिपुलेट करना पड़ेगा। जब मैं अपनी पास्ट लाइफ में था और बहुत मतलब मेरे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ राइकी रहती थी और मुझे उसी से फाइट करना होता था, तो उस समय मैंने राइकी मैनिपुलेशन सीखा था जिससे कि मैं उस लिमिटेड राइकी से भी बहुत क्रेजी अमाउंट ऑफ एनर्जी से गैदर कर सकूं। और ये जो टेक्निक थी इसका नाम था जेत्सुई। और इस जेत्सुई की मदद से मैं लिटरली बहुत बार डेथ के पास तक पहुंचते पहुंचते भी जीत गया था। और अभी वही जेत्सुई मेरे काम आएगी। हम देखते हैं कि लूसियस इतने दिनों से सिर्फ मेडिटेशन में ही बैठा होता है और उसको देखकर बाकी लोग कह रहे होते हैं कि जरा इसको देखो, जब से हमारा 1 मंथ का काउंटडाउन शुरू हुआ है ये तब से जरा भी नहीं हिला है और ये सिर्फ अपनी यहाँ पे बैठ के ट्रेनिंग में लगा हुआ है। क्या इसने गिव अप कर दिया है? क्या ये जान चुका है पहले कि ये ब्रिज को क्रॉस नहीं कर पाएगा? तभी दूसरा बंदा बोलता है कि वैसे भी ये तो एल्मिस्टर फैमिली से है, ये अगर इसको पास नहीं भी कर पाया तो भी इसकी फैमिली के पास इतना पैसा है कि ये पैसे देकर ये घूस देकर एंट्रेंस एग्जाम को क्रॉस कर लेगा। हाँ, इसका फ्यूचर तो सच में फिनिश है। वहीं हमें बहुत समय से क्लास में कि मास्क वाला बंदा दिखाया जा रहा है जिसकी अभी तक आइडेंटिटी रिवील नहीं हुई है और ये भी काफी समय से दूर से अपने लूसियस को देख रहा होता है। और हम देखते हैं कि ऐसे करते करते ट्रेनिंग चल रही होती है और अब फाइनली 1 दिन बचा होता है और सभी लोग कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हम अपने आप को मतलब अच्छा खासा ट्रेन कर चुके हैं। हम देखते हैं कि हेक्टर और वो जो रेड हेयर वाली लेडी होती है, लड़की होती है, वो लोग भी यहाँ पे लूसियस को देखकर कह रहे होते हैं कि ये डे 1 से सिर्फ और सिर्फ बैठ के कुछ तो कर रहा है। क्या ये किसी प्रकार की ट्रेनिंग कर रहा है या फिर ये एकदम गिव अप कर चुका है? अब फाइनली ऐसे करते करते टाइम खत्म हो जाता है सबका और अब वो दिन आ जाता है जिस दिन रिजल्ट होता है, यानी जिस दिन आपको इसको टास्क को काम कंप्लीट करना होता है। अचानक से इंस्ट्रक्टर सबके सामने आता है अपनी मैजिक पावर की यूज़ करते हुए और बोलता है कि तुम सभी लोगों की डेडलाइन आ चुकी है। मुझे आशा है कि तुम लोग मुझे अच्छे रिजल्ट्स दिखाओगे तुम्हारी 1 मंथ की ट्रेनिंग के। तो मुझे बताओ कि आखिर इस ब्रिज को सबसे पहले कौन क्रॉस कर रहा है। हम देखते हैं कि लूसियस भी अब फाइनली अपनी ट्रेनिंग से उठ जाता है और सभी बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं कि आखिर कौन इसको पहले क्रॉस करेगा, आखिर कौन इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। और हम देखते हैं कि हेक्टर और उस रेड हेयर वाली लड़की में आपस में कंपटीशन चल रहा होता है कि मैं इसको पहले करूंगा करूंगी। अब तभी वो दोनों बोलते हैं कि चलो फिर रॉक पेपर सीजर कर लेते हैं और डिसाइड कर लेते हैं कि कौन ब्रिज को पहले क्रॉस करेगा। और ऐसा करते करते उन दोनों के बीच की लड़ाई हो रही होती है और पीछे से लूसियस भी आगे की तरफ को आ रहा होता है। उनका रॉक पेपर सीजर हो जाता है और वो रेड हेयर वाली लड़की जीतती है। लेकिन तभी पीछे से और लोग बोलते हैं कि नहीं, मैं अब ब्रिज को पहले क्रॉस करूंगा, मैं पहले क्रॉस करूंगा। वो लड़की बोलती है कि अगर सभी लोगों को जाना था तो हमसे स्टोन पेपर सीजन क्यों करवाया। कुछ लोग उस ब्रिज में जाते हैं लेकिन अभी भी वो लोग इतना इनफ ट्रेन नहीं हुए होते हैं और वो लोग उस कर्स ब्रिज में वही पैरालाइज होकर नीचे गिरने लग जाते हैं। पीछे से वो लड़का बोलता है हेक्टर कि ये लोग सच में बेवकूफ़ हैं, ये अभी भी रियलाइज नहीं कर पाए हैं कि ब्रिज को कैसे क्रॉस करना है। इंस्ट्रक्टर भी इनको देखकर कहता है कि ये लोग सच में यूजलेस है। वो बोलता है कि जो इसको पास करने की रियल की है, जो एक्चुअल मेथड है, वो अमाउंट ऑफ राइकी नहीं है, बल्कि ये है कि जिससे पहले ब्रिज तुम्हारा राइकी एब्जॉर्व करे उससे पहले तुम कॉन्स्टेंटली अपनी बॉडी के राइकी को आउटपेस करते रहो। मतलब अपनी राइकी को इतना रिफाइन करो कि वो हर मोमेंट बदलें, जिससे कि तुम्हारी बॉडी का राइकी और ब्रिज का राइकी आपस में कांटेक्ट ना बना पाए, और कांटेक्ट नहीं होगा तो वो तुम्हारे राइकी को एब्जॉर्व नहीं कर पाएगा। ये राइकी रिफॉर्ममेंट का एकदम बेसिक है और यही मास्टर करने के लिए मैंने इनको 1 मंथ दिया था, लेकिन इनमें से कोई भी अभी ये नहीं कर पाया। इंस्ट्रक्टर बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम लोग ये ब्रिज क्रॉस नहीं कर पाओगे? लेकिन तभी अचानक से रेड हेयर वाली लड़की बोलती है कि अब मुझे जाने दो, तुम लोगों की बहुत बकवास हो गई।
और वो अपने राइकी यानी स्पिरिचुअल एनर्जी को डेवलप करने लग जाती है और इतनी इमेंस लेवल ऑफ हीट छोड़ रही होती है कि वो आधे ब्रिज को तो क्रॉस कर चुकी होती है। लेकिन इंस्ट्रक्टर उसे देखकर बोलता है कि इसने बहुत रिगोरस अमाउंट ऑफ राइकी मतलब एकदम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ राइकी को तो गैदर कर लिया है, लेकिन ये ज़्यादा देर तक इसे नहीं झेल पाएगी। और हम देखते हैं कि उसकी राइकी थोड़ी थोड़ी कम होने लग जाती है। वैसे कि अभी इंस्ट्रक्टर ने बताया था कि भाई ये क्वांटिटी ऑफ राइकी का मैटर नहीं है, इसके लिए तुम्हें राइकी मैनिपुलेशन आना चाहिए। लेकिन तभी वो लड़की अचानक से अपने अंदर और ज़्यादा राइकी लाने लग जाती है और बोलती है कि मुझे बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करना। इस टाइप के बेसिक कर्ज के लिए तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से हार मान जाऊंगी? मैं एक मॉन्स्टर हूँ और मेरी विल पावर बहुत ज़्यादा क्रेजी है। और इंस्ट्रक्टर इसे देखकर कहता है कि क्रेजी भाई, ये तो सच में मॉन्स्टर है। ये अपनी राइकी को इतनी जल्दी जल्दी गैदर कर रही है कि इसकी राइकी को ब्रिज ड्रेन कर ही नहीं पा रहा है। ये अमाउंट ऑफ राइकी के मामले में भी जीत गई। और ऐसा करते करते फाइनली वो लड़की ब्रिज क्रॉस कर लेती है और पीछे आके गिर जाती है। और इंस्ट्रक्टर से बोलती है कि आखिर ये कैसा था। इंस्ट्रक्टर बोलता है कि तुम पास हो गई हो और वो लड़की एक सुकून की सांस लेती है। अब उसके बाद हम देखते हैं हेक्टर को, और हेक्टर बोलता है कि कितना ज़्यादा इनएफिशिएंट था अपने आप को इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट करना। आखिर तुम बैटल में कैसे करोगे अगर तुम इसी टाइप के इनॉर्मस चीज़ों को करते रहोगे? क्वांटिटी तो कभी मैटर करती ही नहीं है। और फिर एक्टर अपने मन ही मन में कह रहा होता है कि जो मैंने नोटिस किया, जो मैंने सीखा इस 1 मंथ की ट्रेनिंग में, वो ये कि ये ब्रिज तुम्हारे राइकी को एब्जॉर्ब तो करता है, लेकिन इससे पहले कि वो तुम्हारे राइकी को एब्जॉर्ब करे वहाँ पे एक हल्का सा डिले होता है तुम्हारे और ब्रिज के बीच के कांटेक्ट में। और इस केस में मुझे कोई भी टाइम नहीं देना है ब्रिज को कि वो मेरे राइकी को एब्जॉर्व कर सकें। मुझे इतनी इनॉर्मस स्पीड से उसको क्रॉस करना है कि वो मेरे राइकी के साथ कांटेक्ट बना ही ना पाए। और ऐसा कहते हुए वो एक क्रेजी स्पीड में अपनी स्वॉर्ड आगे करते हुए उस ब्रिज को क्रॉस कर लेता है और बोलता है कि इतने कम टाइम में मैं ब्रिज को क्रॉस कर लूंगा, ये सच में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और इंस्ट्रक्टर भी ये टेक्निक देखकर बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब क्रेजी सा हो जाता है और बोलता है कि वाओ, ये तुमने ट्रक तो बहुत अच्छी यूज़ करी, लेकिन तुमने इतनी जल्दबाजी में करी कि इससे मुझे लग सकती थी। हेक्टर बोलता है कि अभी अब फालतू की बयानबाजी देना बंद करो और मुझे बताओ अपना रिजल्ट क्या है। वो बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है, तुम पास हो। और वो बोलता है कि ऑब्वियसली मुझे होना ही था। हेक्टर को देखकर सभी लोग इतने ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये कितनी ज़्यादा स्पीड में गया, जैसा कि इससे एक्सपेक्टेड था। ये अंपायर की प्रोडिजी है तो इसने कुछ क्रेजी परफॉर्मेंस तो देनी ही थी। और अब उसके बाद हम देखते हैं कि एक बच्चा बोलता है कि अब बारी है टॉप ग्रेजुएट की। और अचानक से वहाँ पे लूसियस आ जाता है और इसको देखकर इंस्ट्रक्टर मन ही मन में कह रहा होता है कि तो एलमिनिस्टर, आखिर अब तुम मुझे क्या कमाल दिखाने वाले हो? हम देखते हैं कि लूसियस बहुत ज़्यादा स्मॉल अमाउंट ऑफ राइकी को बस ऑन किया होता है और ऐसा करते हुए वो ब्रिज को क्रॉस करने लग जाता है। और सब लोग शॉक हो जाते हैं कि आखिर इतनी शांति के साथ वो ब्रिज को कैसे कैसे क्रॉस कर रहा है। ना ही वो स्पीड में जा रहा है, ना ही वो अपना अमाउंट ऑफ राइकी एक्टिवेट कर रहा है। और इंस्ट्रक्टर भी ये देखकर बहुत ज़्यादा क्रॉस मतलब शॉक हो जाता है और बच्चे बोल रहे होते हैं कि इसका मतलब ये है कि सच में या इसका टॉप ग्रेजुएट होना ये बहुत कमाल की बात है। पीछे से लड़की भी बोल रही होती है कि ये कितना ज़्यादा प्लेन और कितना ज़्यादा बोरिंग है, इसने कुछ भी नया नहीं दिखाया। इंस्ट्रक्टर मन ही मन में कहता है कि इसने टेक्स्ट बुक आंसर को फिगर आउट किया है, इसी तरीके से एक्चुअल में ये ब्रिज वर्क करता है। एक जो थ्योरेटिकल आंसर होना चाहिए उसका, ये इसने कमाल मतलब ढूंढ के दिखाया है। लेकिन वो इससे इतना ज़्यादा खुश नहीं होता है और कह रहा होता है कि मैंने इससे थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था। और तभी हम देखते हैं कि अचानक से बहुत सारे बच्चे एकदम ब्रिज क्रॉस करने लग जाते हैं और बड़े प्यार से ब्रिज क्रॉस करने लग जाते हैं। इंस्ट्रक्टर को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये लोग इतनी नॉर्मली ब्रिज को कैसे क्रॉस कर ले रहे हैं। और एक बच्चा दूसरे बच्चे से बोलता है कि चलो 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 ब्रिज क्रॉस कर लो। और ब्रिज में तो भीड़ लग जाती है। सभी लोग बोल रहे होते हैं कि ये लोग तो सच में बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि इन लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है। लेकिन तभी इंस्ट्रक्टर बहुत शॉकिंग रिएक्शन देता है और बोलता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या ये सब कुछ लूसियस एल्मिनिस्टर ने किया है? वो कहता है कि जिस वक्त पर लूसियस ब्रिज को क्रॉस कर रहा था उस समय पे उसके अंदर का जो राइकी था वो भले ही स्मॉल अमाउंट में था, लेकिन उसने इतना क्रेजी लेवल ऑफ राइकी यूज करा था कि ये जो ब्रिज का राइकी है वो कहीं ना कहीं डीएक्टिवेट हो गया। हमें अपनी बॉडी का राइकी मैनिपुलेट करना होता है, लेकिन इसने अपनी बॉडी की राइकी से ब्रिज के राइकी को मैनिपुलेट कर दिया, जिससे कि इस कर्स्ड ब्रिज में जो स्पेल फार्मूला लगा हुआ था वो ऑलमोस्ट 1000 ईयर्स के बाद ब्रोकन हो चुका है, टूट चुका है। उसने उस कर्स को ख़त्म कर दिया है।
और बहुत क्रेजी काम किया होता है, जो सुनते ही बाकी लोग भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि क्या इसने कर्स स्पेल के फॉर्मूला को ब्रेक कर दिया। वहाँ पे सभी लोग एकदम ऐसे तूफान सी लहर आती है और अचानक से वो ब्रिज में इतनी तेज का ब्लास्ट होता है कि वो पूरा ब्रिज उड़ जाता है, क्योंकि इसके अंदर का कर्ज खत्म हो गया, जिसकी वजह से ब्रिज अभी तक सस्टेन कर पा रहा था। और इंस्ट्रक्टर मन ही मन में सोच रहा होगा कि भाई आज से 12 साल पहले इस बच्चे को बचा के मैंने सच में बहुत अच्छा काम किया, आज उसका रिजल्ट मुझे देखने को मिल रहा है। ये चीज़ मैं अपने मन से कह रहा हूँ, मे बी इंस्ट्रक्टर को ऐसा ना लग रहा हो। आगे हम देखते हैं कि उसको देखकर इंस्ट्रक्टर कहता है कि ये तो सच में मॉन्स्टर है, मैं बिलीव नहीं कर सकता कि ये इतना ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद सभी बच्चे कहते हैं कि क्या वो पुल सड़ रहा था और अपने आप टूट कैसे गया, अगर हम थोड़े से भी लेट और होते तो शायद हम मर जाते। मतलब इंस्ट्रक्टर के अलावा और किसी को नहीं पता है कि इस सब के पीछे लूसियस का हाथ है। एक बच्चा बोलता है कि खैर हम एटलीस्ट पास तो हो गए, लेकिन उन लोगों का क्या जो कि अपने ट्राई करते वक्त पुल से नीचे गिर गए थे, क्या वो लोग मर गए? उन लोगों ने भी बहुत हार्ड वर्क किया था। लेकिन तभी इंस्ट्रक्टर अपनी मैजिक पावर का यूज़ करता है और बोलता है कि चिंता मत करो, और वो उन सभी बच्चों को वापस उस जगह पे ले आता है। एक बच्चा शॉक हो जाता है कि अच्छा तो तुम लोग मरे नहीं थे। इंस्ट्रक्टर बोलता है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे लोग पास हो गए हैं। एक बच्चा बोलता है कि लेकिन जो लोग नीचे गिर गए थे आखिर वो कैसे पास हो गए, यहाँ पे तो फेल होने वाले थे ना बहुत सारे लोग। इंस्ट्रक्टर बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, हमने तुम सभी को इवेल्युएट किया है इस बेसिस पर कि जब तुम लोग ब्रिज क्रॉस कर रहे थे तो उस वक्त पे तुम्हारी राय की रिफाइनमेंट एबिलिटीज कैसी थी, तो हमने माना को कैसे रिफाइन कर पा रहे थे। और इस एग्जाम का जो रियल पर्पस था वो ये था कि हम तुम्हारे अंदर की जो मेंटल पावर है उसको टेस्ट करें, तुम्हारे अंदर का जो रिजॉल्व है उसको टेस्ट करें। अगर तुम लोग डेथ को भी फेस कर रहे हो तो तुम लोग उससे भागे नहीं, बल्कि तुमने उसे फेस किया और उसे एक्सेप्ट किया। और यही मेंटल स्ट्रेंथ एक वेपन की तरह यूज होती है जो कि किसी भी टैलेंट को सरपास कर सकती है। आज तुम लोगों ने जो भी स्टेप लिया बिना अपनी डेथ से डरे हुए, ये सच में इनक्रेडिबली था। और फिर उसके बाद वो सभी को पास होने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता है और बोलता है कि मैं तुम सभी के ऊपर प्राउड फील करता हूँ। और वो लड़की बोलती है रेड हेयर वाली कि ऑफ कोर्स तुम्हें हमारे ऊपर प्राउड फील करना चाहिए। उसके बाद इंस्ट्रक्टर कहता है कि खैर इवेंट को पास करना और उसके साथ साथ तुम्हारा इवेल्युएशन होना, ये दोनों दो अलग चीज़ें हैं। मैं अब तुम सभी की करंट रैंकिंग्स को अनाउंस करने वाला हूँ और वो टॉप से अनाउंस करूंगा जो भी टॉप पे है। अभी जो टॉप की रैंक है वो है रैंक 45, जो कि है लूसियस एलमिंस्टर। सभी लोग ये देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। एक बच्चा कहता है कि इसने तो सिर्फ नॉर्मली चलकर ब्रिज क्रॉस किया, आखिर इसके बावजूद भी इसकी रैंकिंग इतनी ज़्यादा हाई कैसे है। अब इन लोगों को तो नहीं पता कि भाई लूसियस ने ही पूरा का पूरा ब्रिज ब्लास्ट किया था। और फिर उसके बाद सभी लोग बोल रहे होते हैं कि इसके बाद वाली रैंक पे प्रोबेबली हेक्टर होगा या फिर लीलिया भी हो सकती है। लेकिन तभी इंस्ट्रक्टर अनाउंस करता है कि रैंक 46 पे तुम हो। और वो उसी मास्क वाले बंदे की तरफ को इशारा करता है जिसका कि नाम होता है नोहा रेवन। और ये रैंक 46 पे होता है लूसियस के बाद। और इसको देखकर सभी कहते हैं कि आखिर ये कौन है जो कि रैंकिंग में हेक्टर से भी अबव है। वो रेड हेयर वाली लड़की भी कह रही होती है कि आखिर ये कौन है जो कि हमेशा एक हुड पहना रखता है, और आखिर ये यहाँ पे स्टार्टिंग से ऐसे क्यों है, आखिर ये है कौन। उसके बाद हमें अनाउंस होता है कि 47th रैंक पे होता है हेक्टर और 57th रैंक पे होती है लिलिया। और ऐसे करके बाकी सबकी भी रैंकिंग्स अनाउंस होती है, कोई 45, कोई 46, कोई 120 समथिंग समथिंग समथिंग। तो ऐसी सारी रैंकिंग्स के बाद कोई कह रहा होता है कि मैं तो टॉप की रैंकिंग्स में हूँ, कोई कहता है मेरी रैंक बहुत ज़्यादा लो हो गई है। और फिर इंस्ट्रक्टर सभी से बोलता है कि अब इस बारे में तुम लोग बाद में डिस्कस करना, और सबसे पहली चीज़ ये कि कल से तुम्हारे और भी एकेडमी के टास्क शुरू हो जाएंगे। और एक चीज़ और जो कल से होने वाली है वो ये है कि मैं तुम सभी की 4-4 लोगों की टीम बनाऊंगा। अब तुम्हें जो भी टास्क दिए जाएंगे वो 4 पर्सन टीम में दिए जाएंगे, और उसी टीम में तुम्हें अपनी पूरी की पूरी एकेडमिक लाइफ गुजारनी है। क्या तुम लोग क्लासेस अटेंड करोगे? ऑफ कोर्स तुम्हें करनी ही पड़ेगी, और तुम मिशंस में जब जाओगे उसके बाद ही तुम्हारी जो रैंकिंग्स है वो हाई होंगी। तुम्हारी जो भी रैंक है अभी के वक्त पे उसी रैंक के अकॉर्डिंग आप लोगों की टीम्स डिसाइड होंगी, और जो भी हाई लेवल की टीम होगी उन्हें हायर डिफिकल्टी मिशन दिए जाएंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो तुम्हारे इंडिविजुअल रैंकिंग्स हैं वो चेंज होती रहेंगी, उसका तुम्हारी टीम से कोई भी लेना देना नहीं है। भले ही तुम लोग टीममेट्स क्यों ना हो, लेकिन स्टिल रैंकिंग वाइज तुम एक दूसरे के राइवल्स हो। रैंकिंग में तुम्हें हमेशा यही कोशिश करनी है कि तुम्हारी इंडिविजुअल रैंक हाई हो।
सभी लोग ये सुनकर शॉक होते हैं और फिर इंस्ट्रक्टर बोलता है कि कल से तुम्हारी टीम असाइनमेंट शुरू हो जाएंगे और जो पहला मिशन तुम्हें मिलने वाला है वो उसको भी मैं कल ही अनाउंस करूंगा। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, जो कि टॉप 4 रैंकर्स हैं, यानी कि वही ये रेड हेयर वाली लड़की, अपना नोहा, लूसियस और हेक्टर। इंस्ट्रक्टर बोलता है कि तुम चारों क्योंकि टॉप रैंकर्स हो तो तुम्हें एक टीम में फॉर्म किया जाता है, आज से तुम लोग एक टीम हो। रेड हेयर वाली लड़की बोलती है कि व्हाट, आखिर मुझे इन लोगों के साथ टीम अप क्यों करना पड़ रहा है। और हेक्टर भी बोलता है कि हाँ, अब ये फिर कोई बखेड़ा करेगी। और अब इंस्ट्रक्टर उन सभी से बोलता है कि ठीक है, फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही था, अब तुम सारे लोग खुद को प्रिपेयर कर लो कल के लिए। लूसियस मन ही मन में कह रहा होता है कि जो हमें मिशन असाइन होने वाले हैं वो हमारी टीम की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग होने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि जो टॉप टियर टीम है, यानी कि हमारी टीम है, हमें सबसे हार्डेस्ट मिशन कल मिलने वाला है। और इसी के साथ साथ वो कह रहा होता है कि ये तो सच में बहुत ज़्यादा पेन वाली बात है कि हम ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हैं। और ऐसा कहते कहते आज का जो पूरा का पूरा दिन है वो ख़त्म हो जाता है। हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पे इंस्ट्रक्टर इन सभी को बोलता है कि तुम चारों का मिशन डिसाइड हो चुका है और तुम्हारा जो मिशन है वो ये है कि तुम्हें मेरे ऊपर एक सिंगल अटैक करना है। अगर तुम एक सिंगल अटैक भी मेरे ऊपर कर लेते हो तो तुम लोग अपने मिशन में पास हो जाओगे। एंड वो लाल लेयर वाली लड़की बोलती है कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि हमें पता नहीं कौन सा ही सीरियस मिशन मिलेगा, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल मिशन है। ऐसा लगता है कि इंस्ट्रक्टर हमें बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। जो वहाँ पे एक्टर है वो कहता है कि इवन कोई एक मामूली सा लड़का भी आखिर इतना एबल तो होगा कि भाई वो इंस्ट्रक्टर के ऊपर एक अटैक एटलीस्ट कर दे। और फिर एक्टर बोलता है कि ठीक है, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ और सबसे पहले मैं इस मिशन को पूरा करूँगा और तुम सभी लोगों को दिखाऊंगा कि आखिर इसको कैसे करना है। इंस्ट्रक्टर मन ही मन में कह रहा होता है कि कोई भी गलत आइडिया मत लो, तुम्हें बहुत ज़्यादा गलत फहमी है। चाहे तुम लोग कितनी हाई रैंक पे क्यों ना हो, लेकिन तुम लोग 1-on-1 में मेरे लिए कोई भी मैच के नहीं हो। अगर तुम्हारी इतनी हिम्मत है तो तुम चारों साथ में आओ और मेरे ऊपर अटैक करो। जो सुनकर ये चारों ही ऐसे से काफ़ी ज़्यादा शौक से होने लग जाते हैं और डिसाइड कर रहे होते हैं कि आखिर इन्हें अब आखिर आगे क्या करना है। हेक्टर भूलता है कि क्या 4 लोग सिर्फ एक इंस्ट्रक्टर के अगेंस्ट, हाँ तुम मजाक कर रहे हो क्या। रेड हेयर वाली लड़की भी बोलती है कि सबसे पहला ब्लो मैं करने वाली हूँ, तो तुम में से कोई भी मेरे रास्ते में मत आना। वहीं जो लूसियस है वो मन ही मन में सोच रहा होता है कि ये इंस्ट्रक्टर एक इंपीरियल अप्रेजर है, ये वन ऑफ द एब्सोल्यूट और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर है सारे के सारे अंपायर में। इनफैक्ट एक मुट्ठी भर के ही लोग होंगे रॉयल एकेडमी में जो कि इसको 1-on-1 डुअल में फाइट कर सकते हैं या फिर इसके क्लोज भी आ सकते हैं। और ऐसा कहते हुए हम देखते हैं कि वो लोग उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और लूसियस भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और बोलता है कि ये सही समय है कि मैं अपनी करंट स्टैंडिंग को टच करूं, उसको लिमिट मतलब उसको टेस्ट करूं। हम देखते हैं कि सबसे पहला अटैक हेक्टर उसके ऊपर करता है, लेकिन हेक्टर जैसे ही उसके पास भी पहुंचता है तो वो इंस्ट्रक्टर के ऑरा से इतना ज़्यादा मतलब सहम सा जाता है। फिर उसके रेड हेयर वाली लड़की आसमान से आते हुए अपनी मैजिक पावर का यूज़ करती है इंस्ट्रक्टर के ऊपर, लेकिन इंस्ट्रक्टर उसके अटैक को भी बड़ी आसानी से ब्लॉक कर देता है और वो लड़की भी इंस्ट्रक्टर का घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाती है। फिर हम देखते हैं नोहा को, जो कि कुछ तो मैजिक पावर का फॉर्मेशन यूज़ करता है और वो इंस्ट्रक्टर के ऊपर जब अटैक करता है तो इंस्ट्रक्टर रेड हेयर वाली लड़की से निपटते हुए उसको भी देख लेता है और उसके अटैक्स को भी डॉज कर लेता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इंस्ट्रक्टर दोबारा से हेक्टर को पकड़ लेता है और बोलता है कि हाँ तुम्हारा बस इतना ही है। हम देखते हैं कि वो रेड हेयर वाली लड़की एक्टर से कहती है कि तुम मेरे बीच में आ रहे हो इसलिए मैं इंस्ट्रक्टर से फाइट नहीं कर पा रही हूँ, और ये लोग आपस में लड़ने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि आसमान से उड़ता हुआ लूसियस पीछे से आके इंस्ट्रक्टर के ऊपर मैजिक पावर का अटैक करता है। वो भले ही बहुत तेज अटैक मैजिक पावर का करता है उसके ऊपर, लेकिन इंस्ट्रक्टर उस अटैक को भी रोक लेता है और वो अटैक भी इंस्ट्रक्टर का कुछ भी नहीं उखाड़ पाते हैं। और हम देखते हैं कि ये चारों के चारों लोग फिर से पीछे हो जाते हैं। इंस्ट्रक्टर बोलता है कि हाँ तुम्हारा अटैक बहुत ठीक था, लेकिन तुम्हें एकेडमी की फैसिलिटीज़ को डैमेज नहीं करना चाहिए था। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इंस्ट्रक्टर को कोई कुछ भी नहीं नुकसान पहुंचा पाया होता है। और फिर उसके बाद ये सारे के सारे लोग फिर से रेडी हो जाते हैं और बोलते हैं कि अभी तक हमारा ख़त्म नहीं हुआ है। हेक्टर कहता है कि अब मैं तो तुम्हें मारने ही वाला हूँ। और ये चारों के चारों फिर से जाके इंस्ट्रक्टर के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं, लेकिन सेम एज यूजुअल ये लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं और इंस्ट्रक्टर फिर से इन्हें बहुत पीछे फेंक देता है। हम देखते हैं लूसियस को, जो कि मन ही मन में सोच रहा होता है कि ये इंस्ट्रक्टर, ऐसा लगता है कि ये इन बाकी तीनों से साथ में फाइट कर रहा है, लेकिन अगर गौर से नोटिस करूं तो ऐसा नहीं हो रहा है।
इंस्ट्रक्टर एक बहुत तेज स्पीड में अपने आप को मूव कर रहा है, बस एक जगह से दूसरी जगह, और वो इतनी तेज मूवमेंट हो रही है कि जिससे वो इन सभी लोगों को साथ में डील कर रहा है। और वो जब अपनी पहली जगह से दूसरी जगह में जा रहा है तो उसके जो अटैक की प्रोसेस हो रही है वो स्लाइटली लार्जर हो रही है, लेकिन वो मूवमेंट के लिए एक ओपनिंग कर रहा है जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह खुद को स्विच कर पाए। और वो ओपनिंग बहुत हल्के समय के लिए अपीयर हो रही है, और ओपनिंग के बाद जो उसकी डायरेक्शन है वो बहुत ज़्यादा रैंडम है। तो मैं इसका फ़ायदा उठा सकता हूँ। मैं अगर उसके अटैक्स को पिन पॉइंट करूँ और उसकी ओपनिंग को नोटिस करके डायरेक्ट उस ओपनिंग पे टाइमली पहुंचूं तो मैं इसको हरा सकता हूँ। अब उसके बाद ये तीन लोग फिर से इंस्ट्रक्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। सभी लोग अपनी अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए अपना बेस्ट दे रहे होते हैं, लेकिन इंस्ट्रक्टर वही अपनी जगह एक जगह से दूसरी जगह हिलते हुए बड़े आसानी से इनके अटैक्स को डॉज कर ले रहा होता है। कई बार तो बहुत पास से इनकी स्वॉर्ड गुजर जाती है, लेकिन फिर भी इंस्ट्रक्टर बच जाता है। पीछे से हम देखते हैं लूसियस को, जो कि अपने प्लान को परफेक्ट कर रहा होता है। इंस्ट्रक्टर बाकी तीनों से बोलता है कि तुम चाहे किसी भी तरीके के अटैक कर लो, वो मेरे ऊपर बिल्कुल भी वर्क नहीं करने वाले हैं। लेकिन तभी पीछे से लूसियस आता हुआ उसकी ओपनिंग को पकड़ के उसके ऊपर फिर से एक बहुत तेज का मैजिक अटैक करता है। हम देखते हैं कि इंस्ट्रक्टर के ऊपर वो अटैक तो काफी ज्यादा तेज का होता है और इंस्ट्रक्टर के पास तक वो मैजिक पहुंच जाता है, लेकिन तभी वो अपने आसपास कुछ तो ऐसा बैरियर टाइप का बना लेता है, और वो बैरियर इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि उस बैरियर ने सारे के सारे मैजिक को रोक लिया होता है। ये सभी लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये नहीं हो सकता है, इसके पास इतनी ज़्यादा पावर है, इसके वजह से तो हम इसको छू तक नहीं पाएंगे, अटैक करना तो दूर की बात है। इंस्ट्रक्टर बोलता है लूसियस से, मैं तुम्हें प्रेज करता हूँ कि तुम्हारा अटैक इतना ज़्यादा स्ट्रांग था कि उसकी वजह से मुझे मैजिक यूज़ करने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन असल बात यह है कि मैं तुम सभी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखता हूँ। अगर तुम लोग 1 घंटे के अंदर अपनी इस ट्रेनिंग एक्सरसाइज को क्लियर नहीं कर लेते हो तो तुम्हारी जो 4 मैन की टीम है वो डिसबैंड हो जाएगी, और तुम लोगों को फिर से एक नई टीम रीअसाइन की जाएगी और तुम लोग फिर से एक लोअर लेवल से शुरू करोगे। वो कहता है कि मैंने तुम लोगों को ये कहा था कि ये एक टीम टास्क है और इसीलिए तुम चारों को साथ में अटैक करने के लिए बोला था। तुम लोग अगर थोड़ा भी केयरफुली सोचो तो तुम समझ पाओगे कि ये सब कुछ कैसे करना है। ऑल्सो अब मैं बता दूं कि अगले 1 घंटे तक मैं तुम्हारे ऊपर एकदम रफ जाऊंगा। इसका मतलब अपनी फुल पोटेंशियल में मैं तुम्हारे अटैक्स को डॉज करूंगा और तुम्हारे ऊपर भी अटैक करूंगा। तुम लोग अगर इतने इतने समझदार हो कि तुम एक स्ट्रेटजी बना सको तो बनाओ, वरना ये फालतू सी ओपनिंग ढूंढ के तुम मुझे तो नहीं हरा पाओगे। वो रेड हेयर वाली लड़की बोलती है कि ये तो बहुत ज़्यादा अनोइंग है, आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है, क्या ये आदमी एक इंसान है भी या नहीं है। उतने में वो रेड हेयर वाली लड़की लूसियस से बोलती है कि हे तुम्हारे पास कोई प्लान है ना, है ना। लूसियस से वो बोलती है कि वैसे तो ये बहुत ज़्यादा अनोइंग है, लेकिन तुम में इतनी कैपेसिटी है कि तुम इंस्ट्रक्टर को मैजिक का यूज़ करने के लिए मजबूर कर दो, तो इस बार मैं तुम्हारी बात मानूंगी और जैसा तुम कहोगे वैसा ही करूंगी। उसके अंदर ईगो तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो ईगो साइड में रखते हुए कहती है कि मैं इस बार हारना नहीं चाहती हूँ इस जगह पे, इसीलिए अभी हमें टीम होना पड़ेगा। वो बोलती है कि तो फिर बताओ तुम्हारे पास क्या स्ट्रेटेजी है। लूसियस उन सभी को बोलता है कि जब मेरे मैजिक ने उसे हिट किया तो मैंने देखा कि उसका जो बैरियर था उसमें कोई टाइप का माइनर डिस्टॉर्शन था जो कि उसके डिफेंस बैरियर को मतलब शेप कर रहा था। हेक्टर बोलता है कि तुमने अगर डिफेंस मैजिक देख लिया तो उससे तुम आखिर क्या उखाड़ लोगे। लूसियस बोलता है कि वो जो डिफेंस मैजिक है वो प्रोबेबली कंसंट्रेट करता है माना पे एक स्पेसिफिक पॉइंट पे इम्पैक्ट करने के लिए, और इसकी वजह से वो उसकी हार्डनेस बढ़ाता है। इसका मतलब उसका जो बैरियर है उसमें जैसे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई अटैक हुआ तो सारा का सारा माना दूसरी जगहों से डिस्टॉर्ट होकर उस एक जगह पे फोकस करने लग जाता है। और अदर वर्ड्स में कहूँ तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग और बहुत सारी इस जगह पे एक साथ में अटैक करें तो उसका जो माना है वो अलग अलग जगह पे डिस्पर्स होने लग जाएगा और उसकी जो बैरियर की ओवरऑल स्ट्रेंथ है वो ड्रॉप होने लग जाएगी। और अगर हमने ऐसा कर लिया तो मे बी हम उसके बैरियर को तोड़ पाएं। हेक्टर मन ही मन में शौक हो रहा होता है कि आखिर लूसियस ने सिर्फ एक सिंगल अटैक में इतनी बड़ी स्ट्रेटजी को कैसे फाइंड आउट कर लिया, मतलब मन ही मन में वो भी शौक हो रहा होता है। और वो हुडी वाला बंदा कहता है कि अमेजिंग, ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। फिर वो लड़की कहती है कि इसका मतलब ये है कि हमें इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अटैक्स करने पड़ेंगे। लूसियस सभी से बोलता है कि क्या तुम ये कर पाओगे सारे के सारे। हेक्टर बोलता है कि एल्विनिस्टर, ये मत सोचना कि मैं ये सब कुछ इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ, मैं ये सब अपने लिए कर रहा हूँ। और वो जो हुडी वाला होता है वो भी कहता है कि अटैक्स को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो।
और उसके बाद फाइनली ये चारों तैयार हो जाते हैं अटैक करने के लिए। और इंस्ट्रक्टर बोलता है कि चलो फिर दिखाओ मुझे कि आखिर तुम लोग क्या तैयार करके आए हो। हम देखते हैं कि वो लोग अपने अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं और इंस्ट्रक्टर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। और अलग अलग जगहों से वो सभी लोग इंस्ट्रक्टर के बैरियर्स पे अटैक कर रहे होते हैं और अपने अपने मैजिक पावर्स का यूज़ कर रहे होते हैं। इंस्ट्रक्टर मन ही मन में कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लग रहा है, तुम ज़्यादा नंबर ऑफ अटैक से मेरे इस बैरियर को तोड़ पाओगे? हाँ, तुमने दिमाग तो ठीक लगाया है लेकिन तुम इसे कर नहीं पाओगे। और हम देखते हैं कि उसके बाद हेक्टर एक पर्टिकुलर स्पेस पे अपनी स्वॉर्ड रखते हुए उसके बैरियर पे अटैक करता है। उसके बाद जब उसकी स्वॉर्ड एक जगह पे अच्छे से फिट हो जाती है तो उतने में ही पीछे से वो लड़की आते हुए उसकी स्वॉर्ड पे और ज़्यादा प्रेशर देती है और अपनी मैजिक पावर की मदद से उसकी पावर को और ज़्यादा बढ़ा देती है। और हम देखते हैं कि बैरियर धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रहा होता है। इंस्ट्रक्टर बोलता है कि हाँ, क्या यही है तुम्हारा बेस्ट अटैक? और फिर वो अपने बैरियर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने लग जाता है। हम देखते हैं कि वो लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि आखिर और ज़्यादा पावर इसके अंदर कैसे है। और तभी हम देखते हैं कि पीछे से वो लड़का भी आता है हुडी वाला और वो भी उसमें अपनी मैजिक पावर्स डालता है। तभी पीछे से लूसियस आता है और बोलता है कि अभी तक हम पूरे नहीं हुए, अभी हमारे और अटैक बाकी हैं। और लूसियस बहुत तेज का अपना माना पावर लगाता है उसके ऊपर और वो तीनों एक ही जगह पे इतनी तेज का प्रेशर देते हैं कि वहाँ पे जो उसका बैरियर होता है वो टूट जाता है। और फाइनली जो इनकी स्वॉर्ड होती है ये इंस्ट्रक्टर को लग जाती है और अचानक से सभी लोग इतना ज़्यादा तेज मैजिक बेस्ट होता है कि ये लोग पीछे चले जाते हैं। और हम देखते हैं कि फाइनली इंस्ट्रक्टर के गाल पे एक हल्का सा कट लग जाता है और वो हंसता हुआ सभी से बोलता है कि तुम लोग पास होते हो। वो लड़की बोलती है कि फाइनली हमने ये कर लिया। हुडी वाला भी बोलता है कि थैंक गॉड। और इन लोगों की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है क्योंकि इन्होंने अपनी बेस्ट कैपेसिटी का यूज़ किया होता है। वो लड़की बोलती है कि तुम लोगों को मुझे थैंक्स करना चाहिए इस सब के लिए क्योंकि सबसे ज़्यादा पावर तो मेरी ही लगी है। वहीं पे हेक्टर भी बोलता है कि हाँ, ये इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं था, मैं अब माइंड नहीं करूँगा अगर तुम लोग मेरे सबॉर्डिनेट बनोगे तो। रेड हेयर वाली लड़की भी बोलती है कि क्या, तुमने आखिर ये क्या कहा? हेक्टर बोलता है कि मैं अपनी बात को दोबारा रिपीट नहीं करता हूँ। वहीं जो लूसियस है वो मन ही मन में सोच रहा होता है कि अभी अभी ये जो हुआ आखिर ये क्या था। वो कहता है कि उस मोमेंट पे मुझे ऐसा लगा कि जो मेरी मैजिक है वो मेरी स्वॉर्ड में तब्दील हो गई। जो मेरी मैजिक पावर है वो मेरी स्वॉर्ड की तरह मैंने उसको यूज़ किया और ये एक फ्यूज़न था मेरी मैजिक पावर का और मेरी स्वॉर्डमैनशिप का। ये एक बहुत क्रेजी कंसेप्ट है। अगर मैंने इस कंसेप्ट को परफेक्ट कर लिया, इस पे ट्रेनिंग करी, तो ये बहुत क्रेजी चीज़ हो सकती है। क्योंकि अभी वाली लाइफ में तो इसके पास मैजिक पावर है और प्रीवियस लाइफ में ये स्वॉर्डमैनशिप चलाता था, तो इसीलिए ये मतलब अभी अपनी स्वॉर्डमैनशिप को भी सीखना चाह रहा है। अब इंस्ट्रक्टर इन सभी से बोलता है कि जो मैं चाहता था कि तुम लोग सीखो वो यही था कि तुम लोग टीम वर्क करना सीखो। तुम लोग अभी भी एकदम अच्छे से तो नहीं कर पाए हो लेकिन तुमने उसका आइडिया ग्रास्प कर लिया है। और आगे से बिल्कुल भी मत भूलना कि तुम्हें अगर कोई भी अटैक करना है तो उसके लिए टीम वर्क सबसे ज़रूरी चीज़ है। और इतना कहते हुए इंस्ट्रक्टर वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। अब हम देखते हैं लूसियस को जो कि कह रहा होता है कि अभी अभी जो अटैक किया वो मेरी स्वॉर्डमैनशिप और मेरी मैजिक का फ्यूज़न था। अगर मैंने इसको और अच्छे से मास्टर कर लिया तो मेरे पास इतनी पावर आ जाएगी कि मैं अकेला भी इंस्ट्रक्टर को डिफीट कर सकता हूँ। मुझे एक करना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि वो आ जाता है अब अकेडमी की लाइब्रेरी में जो कि एक रॉयल लाइब्रेरी होती है। और वहाँ पे लूसियस बहुत सारी बुक्स पढ़ रहा होता है। इनमें से एक बुक में वो पढ़ता है राइकी की बेसिक थ्योरी, मतलब वही माना बेसिक थ्योरी। उसमें लिखा होता है कि जो रिफाइंड माना होता है वो तुम्हारी बॉडी के इंटरनल सर्किट से पास होता है और वो उसी के बाद मैजिक में कन्वर्ट होता है। जो मेजेस होते हैं वो उसको मैजिक में कन्वर्ट करते हैं और जो स्वॉर्डमैन होते हैं वो उसी को अपनी फाइटिंग स्पिरिट में कन्वर्ट करते हैं। सभी का वे एक है, बस पार्ट जो टेक्निक है वो अलग अलग है। ऐसा बिलीव किया जाता है कि जो लोग इनमें से किसी भी एक सर्किट के साथ पैदा हुए होते हैं वो लोग उसी अटैक को कर पाते हैं। जैसे वो कहता है लूसियस कि जो अभी मैंने अटैक किया वो ट्रिगरिंग था मेरी मैजिक पावर और मेरी स्वॉर्डमैनशिप की कम्बिनेशन का। मैजिक मैंने इस लाइफ में अचीव करी थी और स्वॉर्डमैनशिप मेरी प्रीवियस लाइफ की टेक्निक थी। ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, कोई भी इन दोनों को साथ में पुल ऑफ नहीं कर पाता है। लेकिन एक्सट्रीमली रेयर कंडीशन ऐसी होती है जिसमें कि कोई इंसान मैजिक पावर और फाइटिंग स्पिरिट को साथ में वो करता है, पजेस करता है। और ऐसी बहुत सारी थ्योरीज हैं जिनसे कि हमें पता चलता है कि जो फाउंडर था इस वर्ल्ड का उसने अपनी मैजिक और अपनी स्वॉर्ड पावर के साथ में फ्यूज़न किया था
और अब लूसियस फाइनली ये समझ जाता है और बोलता है कि अगर मैंने और ज़्यादा मेहनत करी तो मैं ज़रूर इसको कर लूँगा। और फिर वो ट्रेनिंग करने लग जाता है और कहता है कि बहुत ज़्यादा ट्रेन करने के बाद भी मैं अभी भी फेल हो रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत ऐसे स्लाइट सी सेंसेशन आ रही है, मेरी पास्ट लाइफ की फाइटिंग स्पिरिट वाली, मतलब जो उसकी स्वॉर्डमैनशिप सेंसेशन थी वो उसको अभी भी फील हो रही होती है। और वो कहता है कि एक बार जब मैं अच्छे से इन चीज़ों को मास्टर कर लूँगा तो जो मेरी पास्ट लाइफ की फाइटिंग स्पिरिट, जो मेरी पास्ट लाइफ की स्वॉर्डमैनशिप मेरे अंदर है, जो मेरे अंदर अभी भी रिसाइड करती है, मैं उसको ज़रूर एक्टिवेट कर पाऊंगा, मैं उसको अवेकन करूंगा और साथ ही साथ इस लाइफ में अपनी मैजिक को भी मास्टर कर लूंगा। अगर मैं ये चीज़ कर लेता हूँ तो मैं वो सेम फ्यूज़न पावर को ऑब्टेन कर लूंगा, और इससे बढ़िया तो मेरे लिए और क्या ही हो सकता है। और इतना कहते हुए सीन ड्रॉप हो जाता है। और अब अगले सीन में हम देखते हैं एक मतलब ट्रेनिंग अरीना का सीन, जहाँ पे बहुत सारे लोग साथ में इकट्ठा हुए होते हैं। तभी वहाँ पे एक ऐसे लेडी उड़ती हुई आती है और उन सभी से बोलती है कि वो हो, नाइस टू मीट यू, मैं तुम्हारी इंस्ट्रक्टर हूँ और मेरा नाम है कैथी, क्या सब लोग मुझे सुन सकते हैं। वो अनाउंस करती है कि आज की जो स्पेशल ट्रेनिंग एक्सरसाइज होने वाली है वो उन टीम्स के लिए होने वाली है जो कि 30 से 100 के बीच में है। आम शब्दों में कहूँ तो ये एक अपर क्लास कंपटीशन होने वाला है जिसमें सिर्फ टॉप लेवल के लोग हैं, और तुम लोगों को अपना बेस्ट देना पड़ेगा ताकि तुम लोग अपनी रैंकिंग्स को रेज कर पाओ। अपना लूसियस मनी मन में सोच रहा होता है कि अच्छा, तो अब यहाँ पे जो और लोग हैं ये हमसे भी ज़्यादा हायर रैंक वाले हैं, क्योंकि अभी तक तो हमें पता है कि लूसियस की जो करंट रैंक है वो 45th रैंक है। लाइक अपने बैच में वो सबसे हाईएस्ट है, लेकिन ओवरऑल एकेडमी में वो 45th रैंक पे है। हम देखते हैं कि लूसियस की टीम वाले सारे लोग वहाँ पे खड़े होते हैं, तभी अचानक से एक आदमी आता है जो कि लड़की से टकराता है। वो बोलती है कि हे, क्या तुम देख के नहीं चल सकती हो। वो कहता है कि माफ़ कर देना, मेरा साइज़ इतना बड़ा है कि मुझे तुम्हें देखने में मुश्किल हुई। और उतने में ही इंस्ट्रक्टर वहाँ पे सभी के लिए अनाउंसमेंट करती है कि ठीक है फिर सुनो, जो आज के रूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा सिंपल हैं। एक राइकी ऑर्ब इस पूरे के पूरे मैनग्रोव फॉरेस्ट के सेंटर में छिपा हुआ है। राइकी ऑर्ब बोले तो बेसिकली कुछ ऐसी हर्ब टाइप की जो कि बहुत ज़्यादा डिवाइन है, उसके अंदर माया माना ही माना है। वो कहती है कि जो भी टीम सबसे पहले उसको ले आएगी वो टीम जीत जाएगी। ये सुनते ही राइकी और ये क्रिस्टल है जो कि बहुत ज़्यादा हाईली कंडेंस्ड है, मतलब इसके अंदर बहुत हाई अमाउंट ऑफ माना है, और कोई भी जो उसको एब्जॉर्व करता है तो उसकी बॉडी की जो माना कैपेसिटी है वो सिग्निफिकेंटली बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, और ये एक बहुत ज़्यादा स्पेशल आइटम है। वो बोलती है इंस्ट्रक्टर कि तुम सभी को ये चाहिए होगा है ना, तो ठीक है फिर तुम्हारा मिशन शुरू होता है। सभी लोग आपस में बोल रहे होते हैं कि मैं उसको सबसे पहले लाऊंगा और अपनी माना कैपेसिटी को इंक्रीज़ करूंगा, और अगर मैंने ऐसा कर लिया तो फिर मुझे बहुत समय तक ट्रेनिंग भी नहीं करनी पड़ेगी, मैं इतना ज़्यादा स्ट्रांग बन जाऊंगा। लूसियस भी मन ही मन में सोच रहा होता है कि फाइनली अब मैं अपना काम कर सकता हूँ। अगर मैं उसको ले आता हूँ उस हर्ब को, तो मेरे अंदर की जो माना अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और एक हाई प्योरिटी माना मेरी बॉडी में एक ही साथ में फ्लो करेगा, जिसकी वजह से शायद मैं अपनी पास्ट लाइफ की स्वॉर्डमैनशिप स्पिरिट को दोबारा से अवेकन कर पाऊँ। ये मेरे लिए सबसे बेस्ट चीज़ है। इंस्ट्रक्टर अनाउंस करती है कि एक रूल ये भी है कि तुम लोगों को अदर टीम्स से लड़ना परमिटेड है। इसका मतलब ये है कि तुम कुछ भी कर सकते हो, साम दाम दंड भेद किसी को भी मार सकते हो, और जो तुम्हारी डेडलाइन है वो है आज अंधेरा होने तक की। और हम देखते हैं कि सारी की सारी टीम्स रेडी हो जाती हैं और फाइट करने के लिए और उस हब को ढूंढने के लिए तैयार होती हैं। और तभी इंस्ट्रक्टर बोलती है कि ठीक है फिर अब तुम्हारा टास्क शुरू होता है, सब लोग शुरू हो जाओ। और हम देखते हैं कि ये सारे के सारे लोग फॉरेस्ट की ओर को जाना शुरू हो जाते हैं। हम देखते हैं कि कुछ लोग वहाँ पे अपनी टीम के पास आते हैं और बोलते हैं कि ओह देखो, ये तो नए स्टूडेंट्स हैं, तो क्यों ना इन्हीं को मारने से शुरू करें। तभी हेक्टर बोलता है कि ये लोग तो हमसे भी ज़्यादा हाई रैंक पे हैं। तभी उतने में ही वो लोग उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, और लूसियस बड़े प्यार से इनको हरा देता है अपनी मैजिक पावर की यूज़ करते हुए। और पीछे से हेक्टर और वो लड़की बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि इसने तो हाई रैंक वालों को भी हरा दिया। तभी लूसियस बोलता है कि ये रैंकिंग्स से खुद को डराओ मत, रैंकिंग्स कुछ भी मैटर नहीं करती हैं। सिर्फ ये रिमेंबर करो कि हमारी ट्रेनिंग एक्सरसाइज क्या थी जिसमें कि हमने इंस्ट्रक्टर को हराया था। हम लोग स्ट्रांग हैं, ये चीज़ मत भूलो। तभी उतने में ही हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ और लोग आ जाते हैं और पीछे से हंसते हुए बोलते हैं कि ओह, तुम लोग स्ट्रांग हो क्या, तो आ जाओ हमसे फाइट करो ना, तुम्हारे लिए असली बैटल तो अब शुरू होगी। हेक्टर बोलता है कि रियल फाइट, और उतने में ही वो लोग उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और बोलते हैं कि हाँ बच्चे, रियल फाइट अब शुरू होगी।
हम तुम्हारी रैंकिंग्स को बहुत इजीली ले लेंगे। और वो हेक्टर के ऊपर अटैक करता है। हेक्टर थोड़ा थोड़ा तो डर रहा होता है, लेकिन क्योंकि लूसियस ने उन्हें कॉन्फिडेंस दे दिया होता है तो हेक्टर फाइट करता है और स्वॉर्ड स्ट्राइक से उस बंदे को हरा देता है। उतने में उसके बाकी टीममेट्स भी हमारी टीम की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं कि इतनी जल्दी खुश मत हो। और वो रेड हेयर वाली लड़की के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन वो लड़की भी बहुत तेज का पंच इन लोगों के ऊपर मारती है और अपनी मैजिक पावर से वो भी एक बंदे को हरा देती है। फिर जो अपना तीसरा टीममेट होता है नोहा, उसके ऊपर भी कुछ लोग अटैक करते हैं और वो भी थोड़ा ऐसे डरते हुए फाइट करता है और कह रहा होता है कि हाँ हम स्ट्रांग हैं, हमें कर सकते हैं। और ऐसा कहते हुए वो भी उसको हरा देता है। और अब हम देखते हैं कि फाइनली एक ही बंदा बचा होता है जिसको कि अपना लूसियस हरा देता है। और फाइनली ये लोग इस पूरी पूरी टीम को डिफीट कर देते हैं। हम देखते हैं कि जो हमारी इंस्ट्रक्टर होती है वो अपनी मैजिक पावर से ये सब कुछ देख रही होती है और कहती है कि जो टॉप 5 टीम्स हैं वो सिर्फ 5 मिनट के अंदर एलिमिनेट हो गई और उनको डिफीट करने वाले एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं। ये 3 लोग सच में बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबली स्ट्रांग है। और जो चौथा बंदा इनकी टीम में है, ये बच्चा, इसने इन तीनों के अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस जगाया कि ये लोग फाइट करने के लिए तैयार हुए। इसने उनका मोराल इंक्रीज किया। इसमें सच में एक अपर क्लासमैन की पावर है। और ऐसा कहते हुए वो कह रही होती है कि आखिर ये बच्चा कौन है, लूसियस एलमिंस्टर। एंड बस यहीं पे हमारा ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि उन लोगों की टीम आगे बढ़ रही होती है और पीछे से लिलिया बोलती है कि हम लोग बस पहुंच ही गए हैं, हमें बस थोड़ा सा और रास्ता कवर करना है। लेकिन तभी पीछे से हेक्टर बोलता है कि सभी लोग ध्यान देना, एक और टीम हमारे जस्ट पीछे पहुंच गई है। हम लोग देखते हैं कि उन लोगों के जस्ट सामने हमें वो दिख रहा होता है जहाँ पे उनको पहुंचना होता है। लेकिन तभी अचानक से लूसियस सभी को रुकने के लिए बोलता है और एकदम से सभी को रुकवा देता है। लिलिया बोलती है कि क्या हुआ, आखिर तुम हम लोगों को रुकने के लिए क्यों कह रहे हो। लूसियस बोलता है कि जरा ध्यान से सुनो, आखिर यहाँ पे क्या आवाज़ आ रही है। मैं सुन सकता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब आवाज़ है। और वो लोग जैसे ही रुकते हुए उस आवाज़ को सुनने की कोशिश करते हैं, हम तभी देखते हैं कि वहाँ पे वो जो राइकी ऑर्ब होता है उसको खाने के लिए एक मॉन्स्टर आ जाता है। ये एक बहुत अजीब सा दिखने वाला मॉन्स्टर होता है जो थोड़ा थोड़ा ऐसा फिश की तरह दिख रहा होता है। और वो अचानक से वहाँ पे आता है और उस पूरे के पूरे ऑर्ब को खुद खा जाता है। और सभी लोग ये देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और सभी लोगों की फटने लग जाती है उसे देखकर। वही हम देखते हैं इंस्ट्रक्टर के पास एक बंदा आता है और बोलता है कि इंस्ट्रक्टर कैथी, आखिर ये सब क्या है, जल्द से जल्द आप एग्ज़ाम को कैंसिल कराइए और बैकअप बुलाइए एकदम इमीडिएटली। कैथी बोलती है कि नहीं, अब एग्ज़ाम तो चलता रहेगा, एग्ज़ाम को कोई नहीं रोक सकता। वो बोलता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, यहाँ पे इस टाइप की एबनॉर्मल एक्टिविटी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। ये बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है और एकदम रिडिकुलस है अगर तुम अभी भी एग्ज़ाम को बैक नहीं करवाओगे। लेकिन वो बोलती है कि कोई बात नहीं, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, वैसे भी जो यहाँ पे अगर मर भी जाएगा वो रियल बैटल में मरने ही वाला है, तो ये उन लोगों के लिए एक टेस्ट हो जाएगा। वैसे भी तुम इसकी ज़्यादा चिंता मत करो। और अब उसके बाद वो हंसती भी बोलती है कि हाँ हाँ मजाक कर रहे हो, अगर चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा डेंजरस हो जाएंगी तो सब मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं उनको हैंडल कर लूँगी, लेकिन तुम इसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो। और वो लोग बोल रहे होते हैं कि आपकी जैसी मर्जी। लेकिन मनी मन में कैथी भी बोल रही होती है कि आखिर इस एरिया में इस टाइप का कोई मैजिकल बीस्ट कैसे आया, ये तो बहुत ज़्यादा हैरानी वाली बात है, कुछ ना कुछ गड़बड़ यहाँ पे ज़रूर है। और अब हम देखते हैं वहाँ पे सीन में कि बहुत सारे लोग उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन कोई भी उसे टच भी नहीं कर पा रहा होता है। एक बंदा अटैक करते हुए बोलता है कि आखिर इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गया, कहीं इसने जो राइकी ऑर्ब कंटेन करी है उसकी वजह से तो इसके अंदर इतनी ज़्यादा पावर नहीं आ गई। और सभी लोग उसके ऊपर अपने अटैक्स कर रहे होते हैं, लेकिन किसी के भी अटैक का कोई भी मतलब उसके ऊपर नहीं हो रहा होता है। एक बंदा बोलता है कि हमने तो इसके ऊपर इतने ज़्यादा अटैक कर दिए, उसके बावजूद भी इसको कोई भी नुकसान क्यों नहीं हुआ, और अब आखिर हमें क्या करना चाहिए, आखिर इसको हम कैसे निपटाएं। और उतने में ही हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अब इन सभी की तरफ को अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और इनको खाने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। और बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि ये तो बहुत बुरा है, अभी हमें खा जाएगा। लेकिन उतने में ही हम देखते हैं कि लूसियस उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। उसको देखकर पीछे सभी लोग कहते हैं कि आखिर ये बच्चा क्या कर रहा है, कहीं ये पागल तो नहीं है। और लिलिया भी बोलती है कि लगता है इसने अपना दिमाग खो दिया है, या आखिर इस मॉन्स्टर को कैसे हराएगा।
लेकिन तभी हम देखते हैं कि लूसियस एकदम उस मॉन्स्टर के मुंह के आगे पहुंच जाता है और उस मॉन्स्टर पर अपने मैजिक का कुछ तो यूज करता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर वापस दोबारा जमीन के अंदर जाने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि मॉन्स्टर दोबारा लूसियस की तरफ को अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और उसको देखकर सभी बच्चे कहते हैं कि आज तो लगता है कि एल्मिनिस्टर मारा जाएगा। ये एक बच्चा है सच में, और इसीलिए मैं नए स्टूडेंट से हेट करता हूँ, क्योंकि इनके पास कोई भी रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस तो है नहीं, तो सिर्फ फालतू में शाणे बनते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से वो मॉन्स्टर उछलता हुआ हवा में आता है और अचानक से लूसियस उस मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े कर देता है हवा में और उसको आसमान में ही एकदम चूरा चूरा कर देता है। और सभी लोग एकदम शॉक हो जाते हैं कि आखिर एल्मिंस्टर ने ऐसा कैसे कर लिया, आखिर इसने इस मॉन्स्टर को कैसे मार डाला। और अब देखते हैं कि लूसियस के हाथ में वही और वो होती है जिससे कि आपको माना मिलता है, और वो बोलता है कि फाइनली जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया है। लूसियस ने अपने हाथ में उस राई की ऑर्ब को पकड़ा ही होता है, उतने में ही हम देखते हैं कि वहां पे इंस्ट्रक्टर आ जाती है और बोलती है कि ऑल राइट, तुम सभी की जो ट्रेनिंग सेशन है वो अब ओवर होता है और सभी लोग वापस वापस अपनी स्कूल बिल्डिंग्स में जाओ, ये मेरा ऑर्डर है सभी को। बाकी जितने भी बच्चे होते हैं वो लोग लूसियस से एकदम शॉक हो जाते हैं और जहाँ बहुत ज़्यादा ऐसे जेलस हो रहे होते हैं कि आखिर न्यू स्टूडेंट्स ने हमें कैसे बीट कर लिया, क्योंकि अगर इसने वो ऑर्ब को ले लिया है अपने हाथ में तो ऑब्वियसली लूसियस की टीम जीत गई है। और अब लूसियस की टीम भी वापस अपनी बिल्डिंग में जा रही होती है और रास्ते में जाते जाते वो सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। लिलिया बोलती है कि जैसा कि मैंने सोचा था ये मिशन बहुत ज़्यादा कोल्ड था। वहीं एक्टर बोलता है कि लेकिन मैं चाहता था कि एटलीस्ट हमारी भी कोई एक अच्छी खासी फाइट हो, जो कि मैं नहीं कर पाया। अब तभी अचानक से वो बोलती है लिलिया कि ये सब बातें साइड में रखते हुए एलमिंस्टर, तुम हमें ये बताओ कि आखिर एक्चुअल में तुम कौन हो। हम देखते हैं कि लूसियस उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता है और उसके हाथ में जो राई की ऑर्ब होती है उसको देखता हुआ कहता है कि मैं इस राई की ऑर्ब को फील कर सकता हूँ। इसके अंदर एक बहुत सर्टेन अमाउंट ऑफ हाई डेंसिटी का राई डेंसिटी का माना है। इसकी मदद से मैं अपने अंदर की फाइटिंग स्पिरिट को अवेकन कर पाऊंगा। जो मेरी पिछली लाइफ की फाइटिंग स्पिरिट है वो ज़रूर जाग जाएगी। अब उतने में ही हम देखते हैं कि इनको पीछे से कुछ अजीबो गरीब सी आवाज़ आती है और एक लड़का उनके पास आता है और बोलता है कि तुम लोग तो सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। और एक दूसरा मोटा आदमी बोलता है कि इवन हम भी बहुत ज़्यादा डर गए थे एक पल को तुमसे। और ये वही लोग होते हैं जो इस मिशन की स्टार्टिंग में हमें दिखाए गए होते हैं, जो एक बार लिलिया से टकराते हैं। वो आदमी बोलता है कि हम सच में बहुत ज़्यादा अमेज हो गए थे, हमें तो बिल्कुल यकीन भी नहीं हो रहा था कि तुम लोग न्यू स्टूडेंट्स हो जिस हिसाब से तुम लोग फाइट कर रहे थे। और लूसियस तुम तो सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, और लूसियस के अलावा तुम तीनों में भी सच में बहुत इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ माना है, तुम लोग सच में बहुत ज़्यादा कूल हो। ये लोग इनकी ऐसी बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। फिर वो मोटा आदमी बोलता है कि हम लोग भले ही थोड़े से वीक क्यों ना हो, लेकिन हम लोग बहुत लंबे समय से इस जगह पे हैं, तो हम लोग तुम्हारी कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर कर सकते हैं। हम लोग बस थोड़े से ओल्ड हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं बन सकते। और तभी लिलिया बोलती है कि ठीक है, फिर अगर तुम फ्रेंड बनना ही चाहते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और लिलिया उससे मतलब ऐसे हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, और जैसे ही वो उसके कांटेक्ट में आती है अचानक से लिलिया को बहुत अजीब सा शॉक लगता है और वो आदमी हैंडशेक करने की जगह बहुत तेज का पंच लिलिया को मारता है और लिलिया सीधा पीछे जाके पड़ती है। अब तभी अचानक से लूसियस लिलिया के पास आता है और उसको संभालता है और फिर उन सामने वाले विंडो से बोलता है कि आखिर तुम लोग क्या करना चाहते हो, ट्रेनिंग एक्सरसाइज ऑलरेडी ओवर हो चुकी है, तो तुमने हमारे ऊपर अटैक क्यों किया। वो बंदा बोलता है कि तुम सच में बहुत ज़्यादा मैग्निफिशियंट हो और तुम लोग हमारे लिए एकदम परफेक्ट लोग हो। वो उनको बोलता है कि क्या तुम लोगों को पता है आखिर स्वैम्प पीपल क्या होते हैं। हमारी टीम वाले बोलते हैं कि क्या स्वैम्प पीपल, नहीं हम लोग नहीं जानते हैं। वो आदमी बोलता है कि एकेडमी का सिर्फ एक रूल है यहाँ पे एनरोल्ड रहने के लिए, कि अगर तुम लोग बॉटम 125 स्टूडेंट्स में आए तो तुम्हें साल में निकाल दिया जाएगा। और अदर वर्ड्स में कहें तो जब तक तुम 125 की बॉटम लिस्ट में नहीं आते हो तब तक तुम यहाँ मतलब जितना चाहे उतना रह सकते हो, चाहे कितने भी लंबे समय के लिए क्यों ना हो। लेकिन अगर तुम लोग इतने भी कैपेबल नहीं हो कि तुम टॉप की रैंक्स में आ पाओ तो तुम लोग सिर्फ मीडियम के कुछ लोग बन के रह जाते हो। ना तुम्हारे पास इतना इनफ चीज़ होती है कि तुम्हें कोई डिवाइन प्रोटेक्शन मिल पाए, और ना ही तुम बॉटम 125 में आते हो कि तुम्हें अकेडमी से निकाल दिया जाए। तो इसमें सिर्फ तुम लोग ओल्डर होते रहते हो और एकेडमी में सालों तक रह जाते हो,
और इन्हीं में से हम भी कुछ लोग हैं, और इसलिए हम लोगों को कहा जाता है स्वैम्प पीपल। लूसियस बोलता है वो सब तो ठीक है, लेकिन आखिर तुम लोग हमसे क्या लेना चाहते हो? आखिर हम लोग तुम्हारा क्या कर सकते हैं? वो आदमी बोलता है कि हम लोग बहुत लंबे समय तक यहाँ रह चुके हैं और बहुत समय से यहाँ पे मिडिल में स्टक हो चुके हैं, और इससे पहले कि हम लोग ये जान पाते हमारी एज भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। अब हम लोगों को अपनी फैमिली नेम्स लेने की भी यहाँ पे राइट नहीं है, और हमारे और भी बहुत सारे राइट्स हमसे छिन गए हैं। तभी एक्टर बोलता है कि ओ, तो तुम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ओवर स्टे कर रहे हो, तुम लोग सच में बहुत ज़्यादा पैथेटिक हो। वो आदमी बोलता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, हम लोगों ने यहाँ पे अपना सब कुछ खो दिया है, और अब हमारे पास और कोई ज़्यादा रास्ते नहीं है यहाँ से अपने आप को बाहर निकलवाने के लिए, अपने आप को राइज करने के लिए। और इसीलिए हम लोगों को डिवाइन प्रोटेक्शन चाहिए, और वो सब कुछ हमें रिक्लेम करना है जो कि हमने खो दिया है। तो इसके लिए हम वो सब कुछ करेंगे जो हम कर सकते हैं। और तभी अचानक से वो लोग वहाँ पे किसी टाइप का तो मैजिक एक्टिवेट कर देते हैं, और उसको देखकर सभी लोग, मतलब जो अपनी टीम वाले होते हैं, ये शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये किस टाइप का कॉप्स मैजिक है। और हम देखते हैं कि इन लोगों ने अपने मैजिक में इन सभी को फंसा लिया होता है। हेक्टर भी फंस गया होता है, नोहा भी फंस गया होता है, और लिलिया तो ऑलरेडी थोड़ी सी जख्मी हालत में होती है। ये कुछ इस टाइप का मैजिक होता है जिसकी मदद से ये लोग इनके अंदर की पावर को एब्जॉर्व कर रहे होते हैं, और ये बंदा इनकी पावर को लेता हुआ बोल रहा होता है कि मैं तुम लोगों को तब तक ड्रेन करूंगा जब तक तुम लोग मर नहीं जाते हो। नोहा थोड़ा सा ऐसे काउंटर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा होता है, मानो वो एकदम बद गया है कोई पावर में। और फिर उसके बाद ये जो हेक्टर है, ये कहता है कि ये इनके पीछे जो मैजिकल बॉटल टाइप की है, लगता है यही इस पूरी एनर्जी का सोर्स है। और हेक्टर जैसे ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और अपनी स्वॉर्ड उसके ऊपर चलाता है, हम देखते हैं कि उसकी स्वॉर्ड को वो बॉटल रेजिस्ट करती है। और तभी अचानक से वो मोटा आदमी आके पीछे से उसको पकड़ लेता है और बोलता है कि जिसने इस मैजिक को एक्टिवेट किया है सिर्फ वही इस बॉटल को टच कर सकता है। और वो ऐसे करते करते उसको भी ड्रेन करने लग जाता है। तभी अचानक से लूसियस उसके ऊपर कूद पड़ता है। वो मोटा कह रहा होता है कि तुम लोग चाहे किसी भी टाइप के मैजिक अटैक्स क्यों ना कर लो, वो सारे के सारे अटैक्स एब्जॉर्व हो जाएंगे, और अगर तुम इस मैजिक की बॉडी को छुओगे तो तुम भी पूरी तरीके से ड्रेन हो जाओगे। लूसियस बोलता है कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर मैं फिजिकल अटैक करूंगा, और वो एक बहुत तेज की लात उस मोटे को मारता है जिससे कि वो मोटा पीछे जाके पड़ता है। और ये देखकर लूसियस को रियलाइज हो जाता है कि फिजिकल अटैक्स इसके ऊपर वर्क करने वाले हैं, और वो सोच लेता है कि वो पूरी तरीके से फिजिकल अटैक करेगा। हम देखते हैं कि एक्टर लूसियस से बोलता है कि लूसियस, आखिर तुम क्या करने की सोच रहे हो? तुम तो एक मैजिक यूजर हो, है ना? हम देखते हैं कि लूसियस स्वॉर्ड उठा रहा होता है, और वो स्वॉर्ड उठाते उठाते बोलता है कि नहीं, ओरिजिनली मैं एक स्वॉर्डमैनशिप यूजर हूँ, और मेरी स्पेशलिटी उसी में है। और ऐसा कहते हुए वो अपने हाथ में स्वॉर्ड पकड़ लेता है और बहुत इविल वाली स्माइल दे रहा होता है। हम देखते हैं कि लूसियस के हाथ में स्वॉर्ड होती है, और सामने से वो लोग कह रहे होते हैं कि हाँ, अब ये क्या स्वॉर्ड लेकर हमसे अटैक करेगा? हाँ, ये बच्चा सच में मजाक करने की कोशिश कर रहा है। वो मोटा बोलता है कि मैं तो इस बच्चे को अभी सेकंडों में खत्म कर दूंगा, लेकिन उसके कहने था कि लूसियस इतनी स्पीड में उसके पास आगे बढ़ता है स्वॉर्ड से, और उसके ऊपर अटैक कर देता है, और उसको पता भी नहीं चलता है कि उसके ऊपर कब अटैक होता है, और वो उन दोनों के ऊपर अटैक कर लेता है, और मोटे को तो गिरा भी देता है। अब वो दूसरे बंदे के ऊपर अटैक करता है और उसको भी स्वॉर्ड से कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। और पीछे से लिलिया देखकर कह रही होती है कि नो वे, आखिर इसने ये सब कैसे कर लिया? एक्टर भी बोलता है कि अनबिलीवेबल, इसने कोई मैजिक पावर का भी यूज़ नहीं करा, और ना ही फाइटिंग स्पिरिट का यूज़ करा, इसने सिर्फ और सिर्फ प्योर स्वॉर्ड प्ले दिखाया है। हम देखते हैं कि अब लूसियस आगे बढ़ता है उस मैजिक यूजर वाले बंदे की तरफ जो कि उस बॉटल के सबसे टॉप में बैठा होता है, और वो बंदा कह रहा होता है कि ये तो एक मेज फैमिली का ब्रैट है, एक मैजिक फैमिली का ब्रैट है, आखिर ये कैसे स्वॉर्ड स्पिरिट यूज़ कर रहा है? और फिर वो बंदा अपनी मैजिक इंटेंसिटी को इतना ज़्यादा बढ़ा देता है कि उसका साइज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, और कहता है कि अब चाहे कितना भी अमाउंट ऑफ माना ये मेरे ऊपर यूज़ करें, लेकिन ये मेरी बॉडी को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। ये एक ऐसी पावर है जो कि मैंने चुराई हुई है। और फिर वो अपने लूसियस की तरफ को अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, और लूसियस भी उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन लूसियस रियलाइज़ करता है कि उसके अटैक का इस बंदे की बॉडी के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा है, और ये बंदा बहुत, मतलब इनॉर्मस अमाउंट ऑफ माना रिलीज कर रहा होता है। तभी लूसियस मन ही मन में कहता है कि मेरी पास्ट लाइफ में कभी भी इस टाइप की बॉडी अपीयर होती थी तो मैं एकदम कागज़ की तरह उस बॉडी को चीड़ के रख देता था, लेकिन मेरी अभी वाली बॉडी में फाइटिंग स्पिरिट नहीं है, जिसकी वजह से मैं ये सब कुछ नहीं कर पा रहा हूँ।
अब वो बंदा लूसियस की स्वॉर्ड पकड़ते हुए उसे थोड़ा सा दूर फेंक देता है और बोलता है कि बस अब बहुत हुआ, अब तुम मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हो। और लूसियस थोड़ा सा दूर जाके गिरता है और तभी वो उठता है। वो बंदा बोलता है कि तुम्हारे स्वॉर्ड प्ले ने मुझे सरप्राइज तो किया था पहले, लेकिन लास्ट में तुम सिर्फ एक बच्चे हो। स्वॉर्डमैनशिप तुम्हारे बस की बात नहीं है और ना ही तुम मेरे ऊपर कोई भी अटैक कर पाओगे। तभी हम देखते हैं कि उसके सामने जो राइकी ऑर्ब होती है, जो कि उसने इस मिशन में पाई होती है, हम देखते हैं कि उसमें सेंसेशन हो रही होती है। और लूसियस बोलता है कि मैं जानता था, ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी का जो फाइटिंग स्पिरिट का सर्किट है मेरी पास्ट लाइफ का, वो रिस्पॉन्ड कर रहा है मेरी बॉडी में, और अगर मैंने इस ऑर्ब का यूज़ किया तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब जो सामने वाला बंदा है वो कहता है कि अब टाइम आ गया कि मैं तुम्हें फिनिश करूं, लेकिन तभी लूसियस बोलता है कि ठीक है फिर, अब बारी है अपनी फाइटिंग स्पिरिट को फिर से यूज़ करने की, फिर से अपनी स्वॉर्डमैनशिप को यूज़ करने की। और ऐसा कहते हुए वो उस ऑर्ब को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि वो ऑर्ब उसकी बॉडी में जाने लग जाती है और अपने आप में मिक्स होने लग जाती है। और अचानक से लूसियस कहता है कि फाइनली वो अवेकन हो गया है। उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी का जो फाइटिंग सर्किट है, मतलब जो स्वॉर्डमैनशिप वाली स्पिरिट है, वो अवेकन हो चुकी है और अब वो फाइनली फाइट कर सकता है। लेकिन लूसियस ये भी बोलता है कि ये जो स्पिरिट एक्टिवेट हुई है, ये फोर्सफुली एक्टिवेट हुई है इस राइकी ऑर्ब की पावर की मदद से, और ये फाइटिंग स्पिरिट ज़्यादा देर तक लास्ट नहीं करेगी, मतलब कुछ समय में ही शांत हो जाएगी। तो बोलता है कि मेरे पास बहुत कम समय है कि मैं जल्द से जल्द इसे निपटा दूं। और वो अचानक से अपनी स्वॉर्ड निकालता है और बहुत इमेंस अमाउंट ऑफ प्रेशर हम लोग फील कर पा रहे होते हैं लूसियस के ऊपर से, और बोलता है कि मैं एक सिंगल अटैक में ही सामने वाले बंदे को ख़त्म कर दूंगा। और वो अपनी स्वॉर्ड स्टाइल से उस बंदे की तरफ को अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि पास्ट लाइफ में ये मेरा फेवरेट अटैक हुआ करता था। वो लोग एकदम शॉक हो जाते हैं कि आखिर इसके अंदर इतने एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी कहाँ से आ रही है। और लूसियस एक ही अटैक में उस बंदे को निपटा देता है और हम देखते हैं कि वो सारे के सारे लोग वहाँ पे मारे जाते हैं। लूसियस बोलते हैं कि मैंने तो एक ही अटैक में सारा का सारा काम कर दिया, और जो मेरे को उस राइकी ऑर्ब से पावर मिली थी, ऐसा लगता है कि अब वो पावर भी धीरे धीरे डिसअपियर हो रही है। लेकिन जो मेरी बॉडी का सर्किट है, जो मेरी स्वॉर्डमैनशिप स्पिरिट वाला सर्किट है बॉडी के अंदर, वो एक्टिवेट हो चुका है। अब अगर मेरे अंदर इनॉर्मस अमाउंट ऑफ माना आता है तो मैं कभी भी उसको प्रैक्टिस करके इनेबल कर सकता हूँ। ये अभी भी थोड़ा सा इनकम्प्लीट ज़रूर है, लेकिन मैं अब इसको एक्टिवेट ज़रूर करूँगा। मुझे एक ब्रेक थ्रू मिल गया उसको एक्टिवेट करने का। अब तभी अचानक से उसके टीममेट उसके पास आते हैं और बोलते हैं कि लूसियस, क्या तुम ठीक हो? तभी अचानक से लिलिया बोलती है कि आखिर ये सब कुछ क्या था लूसियस जो तुमने अभी अभी किया? नोहा उससे बोलता है कि क्या तुम ठीक हो? लूसियस बोलता है कि हाँ, मैं एकदम ठीक हूँ। हेक्टर बोलता है कि एलमेंस्टर, तुमने अभी अभी जो स्वॉर्डमैनशिप स्पिरिट दिखाई, वो कोई नॉर्मल स्पिरिट नहीं थी। वो किसी ऐसे बंदे की स्वॉर्डमैनशिप स्पिरिट थी जो सालों साल से स्वॉर्डमैनशिप को प्रैक्टिस कर रहा है, जिसको डिकेड्स हो गए हो स्वॉर्डमैनशिप प्रैक्टिस करते हुए। मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें ये सब कुछ किसने सिखाया? और हम देखते हैं कि लूसियस उन सभी को कुछ भी जवाब नहीं दे रहा होता है और सिर्फ शांत खड़ा होता है। एंड बस यहीं पे ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट बॉक्स बगल में एक हाइप वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, उससे आप लोग वीडियो को हाइप भी कर देना प्लीज़, ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी ला सकूँ।